चलो तब तक ये बताइए अभी तक हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं। प्रीएम्बल हुआ है आपका? नहीं, अभी नागरिकता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट साथ ही में था। उसके बाद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाद स्टेट की विधानसभा भी हो गया, लेजिस्लेचर। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध और बीच में कौन कौन से टॉपिक थे? ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अभी इतने टॉपिक थे। एक बार टॉपिक देख लीजिए कौन कौन से। कौन सा? रिट्स। हाँ, रिट्स इसी में आ जाए। हाँ, इतने टॉपिक हो चुके है ना, ये टॉपिक हो चुके हैं। जिसको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ क्लियर हो जाए। कोई डाउट हो या जैसा जो भी डाउट रहे किसी बच्चे को। किसमें? आज सेंटर स्टेट, कल इसका फाइनेंशियल जो पार्ट बचा था वो फाइनेंशियल हम लोग पूरा कर लेंगे। हाँ, क्लासेस अभी यहाँ चली नहीं रही करंटली। ऑनलाइन में आप कोई भी ऐसे टीचर को फॉलो कर लीजिए जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। नेक्स्ट IAS है, वो मंडे एग्जाम किया। हाँ हाँ, बेस्ट है, उसको फॉलो करिए, बहुत बढ़िया, वो अच्छे से समझाते हैं। हाँ हाँ, उसको कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये है कि MCQ इसके जो है आप मुझे बताओ, मैं आपका काम आसान कर दूँ। क्या मैं किताब यूथ प्रकाशन या घटना चक्र प्रकाशन की MCQ की अपलोड कर दूं PDF? पढ़ते रहोगे पोर्शन वाइज या खुद से खरीदोगे, या बताओ मैं PDF डाल दूं? PDF डाल दूं। उसमें सारे अंग्रेजी हिंदी में विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन उपलब्ध है। आप इन्हीं टॉपिक पे जाइए, MCQ लगा लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। बताइए। आप ग्रुप पे आप ऐड नहीं है, कोई बात नहीं इशू, आप उनसे बोल के करा नहीं है। प्रदीप जी ने भी नहीं करा दी, आप भी ऐड नहीं हो। आप दोनों लोग इस क्लास के बाद में प्रदीप जी से मिलकर ऐड करवा लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ अश्विन, बैठ, आज खुश हो। ठीक है, तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं आपके लिए MCQ जो है इतनी चीज़ों के आपको प्रोवाइड कर दिए जाए। ठीक रहेगा? कोई दिक्कत? तो आज से MCQ लगाना शुरू कर दीजिएगा घर पे, मेरी बात मान लीजिएगा, क्योंकि अंत में आपको जो भी याद रहे ना रहे, प्रीएम्बल तो हुआ ही नहीं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के MCQ लगा लीजिएगा। चलो आ जाओ, तब तक बताइए जरा, देखें आपका पूर्व ज्ञान कितना बचा हुआ है। बताइए, अधिकरण संविधान के अंदर ओरिजिनल रूप से उपलब्ध थे या संशोधन के माध्यम से लाए गए? बताइए बताइए भाई, आप तो ये टॉपिक पढ़ चुके हैं ना, अधिकरण। अच्छा, आर्टिकल कौन सा अधिकरण का? अनुच्छेद। बैठो, आ जाओ। इसका उत्तर देने का प्रयास करें कि जो अधिकरण थे कैसे थे। अधिकरण जो है वो संविधान में ओरिजिनल थे या संशोधन करके डाले गए थे? वही बात पूछ रहा हूँ, एक ही बच्ची बता पा रही है, बाकी बच्चों को क्या लू लग रही है? क्यों? ये गलत बात है। इसके दो अनुच्छेद डाले गए थे, 323 और ये ओरिजिनल नहीं था। ठीक बताया, कौन सा संविधान संशोधन था? अब याद आया बेटा? ऐसे काम नहीं चलेगा, सरकारी पैसा खराब मत करो। बताओ, मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन से डाले गए थे? हाँ, मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976। गजब आप लोग, गजब। चलो अभी और मजा आएगा। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर 11वीं ड्यूटी कब जोड़ी गई थी? 11वीं वाली 86वां संविधान संशोधन 2002 किसके बारे में बात करती है? ये 11वीं ड्यूटी कितने साल के बच्चों के लिए बात करती है? और दिव्यांग 6 से। बेटा अगर सब भूल जाओगे तो कल को कोई भी अधिकारी या कोई भी वगैरह आके यहाँ खड़ा होकर आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार तुम्हारे मास्टर ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तब आप जो है वो मेरी बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ोगे। तो इसलिए मैं स्पष्ट आपसे कह दे रहा हूँ, या तो आप पढ़ लो
या नहीं पढ़ना हो तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे काम है। स्किल इंडिया योगदान के तहत अभी से काम सीख लो, कारचोबी का, कारपेंट्री का, ये सब काम सीखते चलो, विश्वकर्मा योजना का। भाई अगर नहीं पढ़ना है तो कुछ तो करना है, बीवी बच्चे कैसे पालोगे? ये तो कह नहीं दोगे बीवी से भाई ऊपर वाले के नाम पे देते बच्चों से भी। तो इसलिए मैं कह दे रहा हूँ या तो पढ़ाई कर लो या फिर बहुत से प्रावधान, बहुत सारे, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का कोर्स कर लो, है ना, चिप डाउनलोडिंग का व्यापार बंद हो गया, बतासे वाले का भी काम बढ़ गया, हेल्पर चाहिए उसे, बहुत काम। चलो अगला बताओ, फंडामेंटल राइट कौन से भाग में लिखे हुए हैं? कितने से कितने तक? 12 से 35 तक। अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है बताओ? आगे वाले बच्चे अब नहीं बोलेंगे, पीछे वाले बताओ। अश्मित, अनुच्छेद 17 किसके बारे में? क्लीनिंग, किस चीज की क्लीनिंग? आर्टिकल 17 में क्या लिखा है? ये हाल है, बताइए बच्चों का, हमारे फेवरेट बच्चों का। आ जाओ आ जाओ, राधे राधे राधे। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की, अस्पृश्यता। याद आया? क्या इस आर्टिकल 17 का कोई अपवाद है? सर नहीं है। आर्टिकल 17 अपने आप में पूर्ण अनुच्छेद है, आपको ये भी बताया गया था। चलो अच्छा ये भी छोड़ो, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक चीजें, थोड़ा एडवांस आओ। चंपाकम केस आपको पढ़ाया गया था। चंपाकम दोराई राजन जो केस था, जो कि 1950 का था, इसमें कौन से अनुच्छेद में कौन सा उप अनुच्छेद जोड़ा गया था बता दो बेटा। फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, मुझसे कहो मैं सेल्फ रिजाइन कर दूं। ऐसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए। बरेली में बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां जहां पढ़ा रहा हूं सब जगह। आर्टिकल 15 में कौन सा उप अनुच्छेद? आर्टिकल 4 किसके रिजर्वेशन की बात करता था? SC ST, और उसमें लिख दिया था अदर बैकवर्ड क्लासेस, वही मुद्दा बन गया था। OBC रिजर्वेशन के बारे में भी डाल गए थे। फिर हमने पढ़ा था कि OBC आरक्षण जो है भारत में कितने प्रतिशत है? कौन से दो आयोग का गठन हुआ? आ जाओ। दूसरा बेटा, अगर ऐसे आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं, मत पढ़ो, ठीक। अब बताओ आर्टिकल जो है किस बारे में बात करता है? 22। हाँ, निवारण, गिरफ्तारी। एक बार में बताओ आर्टिकल 22 क्या समझाता है, किस बारे में बात करता है? हाँ सर, ये अवैध गिरफ्तारी के बारे में बात करता है, निषेध, किसी भी अपराध को रोकने की बात करता है। इसे आम भाषा में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। बात आई समझ में? चलो अच्छा कोई बात नहीं, ये भी छोड़ो। मुझे ये बता दो, DPSP को न्यायालय ले जाया जा सकता है कि नहीं? कानून बनाकर ले जाया जा सकता है। वेरी गुड। कौन सा आर्टिकल मना करता है कि आप डायरेक्टली DPSP को नहीं ले जा सकते? कौन सा आर्टिकल? 36। गुड। सूरज भले कंगारू जंप लेके 6-6 दिन बाद आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। क्यों नहीं आ रहे थे सूरज? चलो कोई बात नहीं, वैलिड रीजन था। आज आए लेकिन बढ़िया लगा। वापसी अच्छी आपकी, आपने कम से कम आर्टिकल ठीक बताया। बताओ बच्चों, DPSP में कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है? वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। बेटा पढ़ लो, मैं फिर बता रहा हूँ, सारी चीजें धरी रह जाएंगी। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1215 में कौन सी घटना हुई थी? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहाँ साइन हुआ था? अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स बने थे कि नहीं बने थे? ये संविधान संशोधन के जरिए अमेरिका में लाए गए थे कि ऐड कर दिए थे सीधे ओरिजिनल रूप से? ये भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लाए गए थे। संविधान में संशोधन 1 से 10 तक अमेरिका में मौलिक अधिकार की बात करते हैं। सब पढ़ाया गया। 1789, जेफरसन, जेम्स मेडिसन। आ जाओ बेटा, आ जाओ, ठीक है बेटा। बहुत तेजी से आप भूलते हैं, इससे तो फिर फायदा क्या गवर्नमेंट का? योजना तभी तो नहीं सफल हो पाती। आप ऐसे भूलेंगे तो हो गया काम। चलो अगली चीज बताओ, अनुच्छेद 323A किस प्रकार के अधिकरण के मामलों की बात करता है? किस प्रकार के मामले इस क्षेत्र में आएंगे? सूरज कम आ रहा है, लेकिन उसने कम से कम रिवीजन करा है और उसे प्रॉपर लड़के को PCS अधिकारी बनना है।
बाकी आप सबने सोच रखा है हम सूरज के जो है सेक्रेटरी बन जाएंगे, यही सोच रखा होगा, सूरज हमारी भी नौकरी लगवा देंगे सेटिंग्स, है ना, यही तो चक्कर है। चलो लास्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट से ही पूछता हूँ, फंडामेंटल राइट में पंथ निरपेक्ष यानी धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ दी है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक दी है? गुड, 25 से 28। बेटा ये सारी चीजें रिवाइज कर लो, इतनी बेसिक लेवल की चीजें हैं, आईएएस में खेल जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, आईएएस परीक्षा के हिसाब से तो अभी प्रश्न डाले नहीं है, एब्सोल्यूट कौन से हैं, पॉलिटिकल कौन से हैं, सोशल डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, अभी और अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा तो यही कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो कोई भी अधिकारी आएगा तो कल को आपसे वो बेसिक चीज पूछेगा, आप नहीं बता पाए तो उसमें इंसल्ट आपकी नहीं, इंसल्ट टीचर की होती है, और टीचर अपना काम ईमानदारी से करके जा रहा है, तो इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है जो टॉपिक हो जाए उसके एमसीक्यू लगाएं। आज मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा पूरी किताब की, जिसमें पूरी पॉलिटी के एमसीक्यू हिंदी अंग्रेजी में है एक्सप्लेनेशन के साथ, कोई दिक्कत उसमें आपको पूरी किताब एक दिन में तो लगानी नहीं है। जिस दिन मान लीजिए फंडामेंटल राइट का रिवीजन करो, सारे एमसीक्यू लगा दो, जो प्रश्न नहीं बन रहा है क्लास में प्रश्न लेके आओ, मेरे से डिस्कस कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो भाई, अब आज हमारे पास में, कल हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाले भी सारे पढ़ लिए थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन वाले, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, फिर हम लोग शुरू करेंगे नागरिकता से। आ जाओ क्वेश्चन, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। हाँ कोई बात, अरे आप 9 के बाद क्या है, किसका मामला चल रहा है? रंजीत सिंह का। मुझसे ये कहा गया है कि अभी आप करंट ना पढ़ाएं सर, आप करंट ना पढ़ा करके पॉलिटी पढ़ाइए, मैं समझ जाता हूँ मेरे द्वारा ऊपर से अधिकार है, मैं नहीं बता सकता, ये करंट का बात है, सॉरी, मुझसे मना करा गया कि आप पॉलिटी में करंट ना पढ़ाएं, तो मैं भी, जिसने ऊपर टॉप अथॉरिटीज ने कहा होगा, तो मैं भी करंट का कोई मुद्दा केस में नहीं लूंगा। आप सीएसआर से संबंध में कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न जो सीएसआर से लेटेस्ट कोई ना हो, पुराना पूछ सकते हैं, मुझसे वही मना करा। चंचू नाम है क्या, उसके बारे में नहीं, मैं वही चीजें बता सकता हूँ। हाँ, नहीं बात तो सही है, लेकिन उसने जो है परिभाषा इस साल दी है और वो करंट में आ जाती है, ऐसा माना जा रहा है, तो मैं तो क्या ही कर सकता। चलिए आप लोग पढ़िए, ठीक है। चंचू है वो, मतलब क्या क्वेश्चन था? हाँ, एमएम चंचू अपना पर्टिकुलर एमसीक्यू या अपनी समस्याएं क्लास के बाद पूछ लेना। चलो वापस आ जाओ बेटा, सीएसआर खत्म करने के बाद, कैमरा बंद होने के बाद मैं आपके प्रश्न को हाँ बताइए। केंद्र राज्य में वित्तीय फाइनेंस, 268 है, ठीक है, इसमें कहता है कि कर जो है टैक्स जो है केंद्र द्वारा लगाया जाएगा और उसका बंटवारा जो है राज्यों में किया जाएगा, ठीक है, एक आर्टिकल 270 है, ठीक है, तो ये कहता है कि राज्य द्वारा लगाया जाएगा और बंटवारा केंद्र में किया जाएगा, ठीक है। ये किसकी सिफारिश पे ऐसा किया जाता है? वित्तीय, देखिए इसके बारे में मैंने आगे नोट कर लिया, आप एडवांस चाह रहे हैं मैं एडवांस बता दे रहा हूँ। इसके लिए अनुच्छेद 280 के अंदर एक वित्तीय आयोग बनता है, और वित्तीय आयोग संवैधानिक बॉडी होता है। वित्तीय आयोग अपनी सिफारिशें देता है, उन सिफारिशों को मानना या नहीं। जैसे इस समय वर्तमान में अगर बात करें तो फाइनेंस कमीशन कौन से नंबर का चल रहा है बताइए? एनके सिंह के बाद इस समय नया कमीशन कौन सा बना हुआ है, कौन से नंबर का, कौन सा? 16वां। हाँ भाई, कितने लोग सहमत है? 16वां। पता है किसी को? नहीं। चलो 16 फाइनेंस कमीशन ठीक बताया। उसके बाद उसकी रिपोर्ट ये है कि जनसंख्या के आधार पर पहली चीज, ठीक है, एग्जैक्टली 16वें का गठन है जिसकी डेट लागू होने की है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। तो 15वां की सिफारिश जो है उसमें जैसे आपने प्रश्न पूछा, एक तो आबादी के हिसाब से आपने अगर पढ़ा हो अच्छे से, जैसे केरला इस चक्कर में फंस गया, केरला से कह दिया कि भाई आबादी अपनी कंट्रोल में कर लो, तो केरला ने आबादी कम कर ली। अब इन्होंने तो बोल दिया था, उसके बाद उसको पैसा नहीं दे रहे। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर फाइनेंस कमीशन ये राय देता है कि किन राज्यों को ज्यादा विकास की जरूरत है, किन राज्यों के अंदर संसाधन, SC ST वेलफेयर, इन सारी चीजों में होता है। जो आपका प्रश्न है उसके लिए आगे मुझे सबसे पहले आना पड़ेगा ग्रांट 275 के पढ़ाने, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि पूरी क्लास में कनेक्टिविटी। बिल्कुल, जनसंख्या और टेरिटरी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इसमें और भी मानक है क्योंकि 3 तरीके के ग्रांट होते हैं। स्टैंडर्ड वाला जो दिया आप बता रहे हैं, एजुकेशन का स्तर भी दिया है, सारे स्तर, ठीक है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कृष्णपाल, वो भी आगे ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, एक बार फाइनेंस पे आ जाएं, ठीक है। चलो, फाइनेंस के अंदर मैंने खुद ही लिखा है कि वित्तीय आयोग क्या होता है और बंटवारे क्या करता है। चलो भाई शुरू करें।
कावेरी नदी विवाद, ये भी बताना। चलो ये भी बता देते। अब याद रखिएगा अभी तक हमने 2 तरीके के जितने भी थे पूरे कर लिए थे चांसेस, ठीक है। चलो अब फाइनली हम लोग आ जाते हैं फाइनेंस वाले पे, ठीक है। और फाइनेंस वाले में कल हम लोग आकर के कहाँ रुक गए थे? कावेरी नदी विवाद पे। ये तो वाली वाला पेज था। चलो अब उससे पहले जरा एक बार पुराने वाले आर्टिकल रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कहां से कहां तक पढ़ रहे थे। तो CSR के अंदर 3 चीजें आती हैं। पहले कौन से आते हैं? लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा प्रशासनिक रिलेशन। इसमें भी मुझे बताना है आपको 315 से 323 बताऊंगा मैं, ठीक है, पार्ट 14 के अंदर। उसके बाद तीसरे कौन से आज हम पढ़ेंगे? फाइनेंशियल। सबसे जटिल यही है फाइनेंशियल वाले। फाइनेंशियल भी 3 तरीके के होते हैं, शुरू करते हैं, ठीक। अब समझिएगा पहले हमने आर्टिकल जब पढ़ना शुरू करे थे तो सबसे पहले हमने लेजिस्लेटिव में कहां से शुरू करा था? 245। इसके अंदर 2 था, भारत के भीतर और भारत से बाहर। इसमें हमने प्रादेशिक गठजोड़ का सिद्धांत पढ़ा था, कोई डाउट किसी को? पढ़ लिया था। उसके बाद 246 किसकी बात करता है? सर 3 प्रकार की सूची की, केंद्र, राज्य, समवर्ती सूची। उसके बाद 247 सर ये हमारे मतलब का नहीं था, ये न्यायालय बनाने की बात करता था। अगर इन तीनों सूची में से कुछ बच गया तो उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे सर अवशिष्ट। और वो कौन से अनुच्छेद में आएगा? यहाँ तक क्लियर है सबको? याद आ रहा? अगर नहीं याद आ रहा भैया तो रिवाइज करिएगा। उसके बाद आ जाओ, हमने ये 4 आर्टिकल और पढ़े थे, 249, 250, 252, 253। बताइए 249 किसके संबंध में था? नेशनल इंटरेस्ट। 250 इमरजेंसी। 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के बारे में बात करता था, जब ये खुद कहते थे कि विधि बनाओ। 253 इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आते जाओ, ठीक है। चलो उसके बाद दूसरी वेस्टर्न इंटरेस्ट के अंदर क्या था, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें कुछ भी नहीं था। संसद जो नियम बनाएगी राज्य सूची पर, वेरी गुड, और वो भी खासकर राज्य, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें जो राज्य हैं वो राज्य प्रस्ताव बना के भेजेंगे और इसके अंदर भी कोई प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये भी कल हमने चार्ट के माध्यम से समझ लिया था। फिर इससे आगे 253 के बाद में कौन सा आर्टिकल हमने कवर किया था बताएं? हाँ 261 याद आ रहा है? फुल फेथ एंड क्रेडिट भी पढ़ा था, फुल फेथ एंड क्रेडिट ये आया। इसके अलावा हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, 251 भी देखा था, और कौन सा देखा था 254। इसमें बताया था मैंने कि राज्य सूची पर अगर कानून बना दिया जाता है 249 और 250 में, तो किसका कानून बनाया हुआ जीतेगा? केंद्र का। इसमें समवर्ती सूची पर अगर कानून बना दिया जाता है, कौन बनाता है? केंद्र और राज्य, तो भी कौन जीतेगा? केंद्र। ये आपको बताया गया। उसके बाद जो आर्टिकल फाइनली अब हम आ गए थे वो हम इस पे थे 262 से, ठीक है। इसे कहते हैं इंटर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। अब समझिएगा यहीं पर हम लोग थे, यहां से शुरू करते हैं। वैसे तो भारत में कई सारी नदियों का विवाद, लेकिन किस नदी के विवाद कुछ खासा चर्चा में रहता है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो कावेरी जल विवाद है। उसी के बारे में डिस्कस करें, चलिए समझिएगा। अब देखिए, आ जाओ, अरे बैठो बैठो, अरे आलो तुम भी आज कंगारू जंप से बैठो। कंगारू एंट्री, रिजर्वेशन में लेटर एंट्री या कंगारू एंट्री। तो मैंने कल आपको ये बताया था, नदियां नहीं बनी थी, नदियां वही थी, हमने टेरिटरी और बाउंड्री बना दी, ठीक है। नए छात्र हो सकता है तुम्हें समझ में कम आए, क्या नाम है तुम्हारा? विनय कुमार, बैठ जाओ। कैसे सूचना मिली, क्लासेस चल रही? चलो कोई बात नहीं, ग्रुप पे ऐड नहीं है आप, रजिस्ट्रेशन वगैरह, चलो कोई बात नहीं, वही तो मैं कहूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन, बच्चे अभी ऐड होते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरे भारत का क्लासिफिकेशन कर दिया गया, वर्गीकरण, ये राज्य वो राज्य। अब नदियों को थोड़ी ना पता था कि तुम हमारे काट करके कर्नाटक बना रहे हो या तुम हमारा हिस्सा करके तमिलनाडु क्षेत्र बोलोगे। नदियां तो अपने कोर्स में बह रही थी। आखिर में कावेरी विवाद के अंदर 20-20 घंटे की वीडियो आप देख लोगे, लेकिन कावेरी विवाद में आपको एक ही चीज जाननी है जो मैं बता रहा हूँ, कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। खुद बताओ, अगर कोई नदी ऊपर से बह रही होगी, ये नदी यहां से आ रही है, मान लो कर्नाटक से, खुद समझिएगा कर्नाटक, ठीक, इसे अपर रेपेरियन बोलते हैं। अपर रेपेरियन का मतलब होता है जो नदी उठे हुए या ऊंचे प्रांत से नीचे की प्रांत बहती है,
तो जो ऊंचा प्रांत है उसे अपर रिपेरियन कहते हैं और नीचे वाले स्थान को क्या कहते हैं, लोअर रिपेरियन। अब समझिएगा ध्यान से, अगर मान के चलिए ये कर्नाटक है और कर्नाटक से कावेरी नदी बह रही है, नदी तो बह के जाती है तमिलनाडु, इधर केरला, इधर पुडुचेरी। सवाल ये है अगर इस नदी के पास ऊपर मैं एक डैम बना दूं, मेरी बात समझिएगा, एक डैम बना दूं, तो जाहिर सी बात है पानी का फ्लो इन तीन राज्यों के लिए समस्या बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आप भी अपनी छत से पानी अगर डालें और बीच में कोई अवरोध लगा दे तो छत से पानी की स्पीड कम होके जाएगी ना। ऐसे जिन नदियों के पास में या जिन भी राज्यों के पास में नदी का अपर स्ट्रीम है, अपर रिपेरियन है, वहां से अगर पानी बह के नीचे के लिए जाएगा और बीच में अगर इन्होंने कोई डैम या कुछ भी बना दिया तो जाहिर सी बात है नीचे वालों के लिए दिक्कत आई। ये विवाद अब का नहीं है, ये विवाद 1892 से चल रहा है। उस समय दो प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, और एक दूसरी प्रेसिडेंसी थी, आपको पता होगा कौन सी थी, बताओ कृष्णपाल। एक मद्रास और तीन प्रेसिडेंसी कौन सी थी भारत में? नहीं बेटा, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। लो ये देखो, मद्रास और मैसूर। मैसूर प्रेसिडेंसी आपने अभी पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी? अभी तो अच्छा आपने ज्योग्राफी में क्लासिफिकेशन तक नहीं पहुंचे होगे। चलो अब देखिएगा, 1892 में ये कहा गया कि मद्रास और मैसूर प्रेसिडेंसी के बीच एक समझौता कर देते हैं कि कितना पानी ऊपर से छोड़ा जाएगा। लेकिन ये विवाद अंग्रेजों ने सॉल्व कराने के बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि 1924 में 50 साल के लिए, जल्दी आगे रखिए, 1924 में 50 साल के लिए एग्रीमेंट हो गया कि भैया इस पानी की समस्या को इतने क्यूसेक पानी छोड़ करके पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है राज्यों में पानी का विवाद तो आना ही आना है, क्योंकि आपको पता है कि एक्टिविटी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर प्रक्रिया के लिए पानी भी चाहिए और पानी की समस्या राज्यों के बीच में बढ़ती घटती रहती है। तो बेटा फाइनली क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, फाइनली ये हो गया कि आर्टिकल 262 का सहारा लेना पड़ा। सर आर्टिकल 262 क्या कहता है, तो ये देखिएगा, आर्टिकल 262 इतनी सी बात कहता है कि जिन राज्यों के मध्य विवाद है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, इन चारों राज्यों को एक साथ बिठाया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति क्या गठित कर देगा, कुछ नहीं, राष्ट्रपति जो है एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 6 लोगों के एक्सपर्ट कमेटी को ले लेगा। इसमें 3 न्यायिक भी हो सकते हैं, 3 गैर न्यायिक भी हो सकते हैं। ये जो आयोग का गठन करेगा इसके अंदर सदस्य बढ़ और घट भी सकते हैं, इसके अंदर व्यक्ति विशेष बढ़ और घट भी सकते हैं। ऐसे लोगों से बना के बिठाने के बाद इन चारों राज्यों को सुलह समझौता कराने की कवायद करेगा। बैठ जाओ बेटा। नए स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? राखी शर्मा। ग्रुप में है आप, गर्ल्स वाले में? तो इतना लेट कैसे बेटा, इतने दिन बाद? एग्जाम बेटा सभी चल रहे थे सवाल। बैठ जाओ, रेगुलर आइएगा, ठीक है। चलो तो समझिएगा इसमें विवाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहाँ गया, पेजी गायब हो गया होगा, नहीं यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। समझ लो ध्यान से, मैंने आपको एक चीज बताई, ऊपर वाले राज्य नीचे वाले राज्य के पास पानी का फ्लो नियंत्रण कर ले रहे थे, डैम बना रहे थे। तो सर आखिरी समझौता क्या हुआ, समझ लीजिए, आखिरी समझौता बस ये हुआ है कि जब भी कभी कर्नाटका और तमिलनाडु कुछ भी डैम या कोई भी पानी के अंदर पूर्ति आपूर्ति में बदलाव करना चाहेंगे, अब बातें करना जरूरी है, उधर देखो ध्यान से, पानी की पूर्ति और आपूर्ति के लिए जब भी कोई प्रयास होंगे तो वो दोनों राज्यों के बीच में समझौते से ही होंगे। एक राज्य बिना दूसरे राज्य की अनुमति के डैम नहीं बना सकता। अभी 2 महीने पहले चर्चा में था ये विवाद, तब तमिलनाडु मांग कर रहा था कि कर्नाटका भैया हम तुम्हें पैसे दे देंगे, बैठ जाओ, हमसे पैसे ले लो, लेकिन एक डैम बना लो, क्योंकि समस्या ये भी आ जाती है, अगर पानी ज्यादा छोड़ दोगे तो बाढ़ आ जाएगी, कम छोड़ोगे तो आपूर्ति हो जाएगी। तो अभी तमिलनाडु बहुत समय से मांग कर रहा, तमिलनाडु ने ये भी मांग करी कि हम मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, लेकिन अनुच्छेद 262 जो है वो इस चीज पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 262 सबसे पहले सीधी बात कहता है कि पानी के बाद को निपटाने के लिए, मैंने जो आपको एडीआर पढ़ाया है, ये एडीआर, ये इसमें ये वाला रास्ता अपनाना चाहिए, मध्यस्थता। अगर ये मध्यस्थता का रास्ता फेल हो जाता है, दोनों के दोनों राज्य या जितने भी राज्य इन्वॉल्व है वो नदी के मामले में फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आना चाहते, तो फिर उनके लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। लेकिन ये बात विवाद का निपटारा करना पहले जरूरी है। तो सर इसके लिए आयोग वगैरह या कुछ ऐसा बना है? हाँ, अभी लेटेस्टली सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, आपको मैं बता दूं, फाइनली फैसला दिया है
और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इनके डिस्प्यूट को लेके ये चीज बोल दी, ये देखिएगा, नेशनल असेट घोषित कर दिया कावेरी को। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय असेट, आप समझते ही होंगे अच्छे से, संपत्ति, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके ये बोल दिया कि 2 कमेटी बना दी है, एक है कावेरी वाटर प्रबंधन प्राधिकरण और दूसरा है कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम। अगर आज की डेट में कोई ये पूछे इस विवाद का निपटारा क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 2 चीजें गठित कर दी, 2 निकाय, 2 बॉडी, एक प्राधिकरण और एक स्कीम। अब ये दोनों तय करते हैं कि पानी कितना जाना है, कितना नहीं जाना है, कितने वर्ष के लिए जाना है, हर सीजन में कितना जाना है। इस समय इस बात में यही चल रहा है। बेटा संसद ने इसको लेकर के नियम बनाने का प्रयास करा था 1990 में कि 2007 तक मामला निपटा दें, लेकिन 2007 में टेम्परिंग समझौते के साथ ही तमिलनाडु कर्नाटक फिर से भिड़ गए। सर ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि इनके पास अभी ट्राइब्यूनल का अवार्ड नहीं आया। आपको मैंने बताया था कि जो विवारण, ठीक है ना, होता है फाइनली आर्बिट्रेशन, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है वैसे ट्रिब्यूनल क्या देता है, अवार्ड देता है। तो इनके लिए अभी अवार्ड नहीं आया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल रास्ता अपना के अथॉरिटी बना के मामले का निस्तारण कर लो, एक अवार्ड ले लो और अवार्ड लेने के बाद में भी अगर कोई समस्या होती है तो सुप्रीम कोर्ट आ जाओ। इससे ज्यादा कावेरी विवाद आपके लिए पॉलिटी के टीचर का समझाने का कोई औचित्य नहीं है। अन्य नदियों के विवाद भी चल रहे हैं, वो पढ़ लेना, ये लीजिएगा। नदी आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो आपको खुद ही विवाद पढ़ाए जाएंगे। रावी ब्यास महानदी का चल रहा है, इन जगहों पे विवाद चल रहे हैं नदियों के, सारे विवाद देख लीजिएगा। मुझसे अगर आप कहेंगे तो मैं आपको विवाद की क्लास अलग से स्पेशली सेंटर में करवा दूंगा आने वाले समय, ठीक है? क्योंकि मुझे फिर आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का हस्तक्षेप के साथ वाटर ट्रीटीज भी बतानी पड़ेंगी कि पाकिस्तान और हमारे बीच में क्या संधि है, अन्य देशों से पानी लेने की क्या संधि है, और कौन सी नदी आकर के पश्चिम बंगाल में गिर करके मुहाने से लेकर के क्या बनाती है, ठीक है? डेल्टा नदी बनाती है, उसका क्या नियम है? वो तो इंटरनेशनल लॉ में पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाला। बिल्कुल, लेकिन बेटा वो ज्योग्राफी के अंदर भी होता है। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लॉ में पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी में लास्ट में एक चैप्टर आता है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ में किन किन चीजों को लेकर विवाद चल रहा है, उसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है? नदी वाला केस लिखोगे, नदी वाला केस लिखोगी, केसेस वाले नाम, केसेस वाले नाम, ये ये भी लिखना है, लिखो फटाफट लिखो। वैसे तो स्लाइड बन जाएगी, इसमें लिखना ही। तो याद रखिएगा, टाइमलाइन कॉपी में लिख लीजिए। 1892 में अंग्रेजों ने, ठीक है, मद्रास मैसूर प्रेसिडेंसी, पहले बना लो टाइमलाइन, लाओ मैं बनाई दे रहा हूं, ठीक है? लो आयशा टाइमलाइन के साथ ही लिख लो, आपको लिखने में आसानी होगी। इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अपर रिपेरियन होता है, लोअर रिपेरियन होता है, स्ट्रीम्स कह लो, रिपेरियन कह लो, एक ही बात है, ठीक? चलो भैया टाइमलाइन लिख लो। क्या है कावेरी विवाद? तो कावेरी विवाद में सबसे पहले लिख लीजिए कि 1892 में मैसूर और मद्रास प्रांत की ये जगहें पड़ती थी, ठीक है? 1892 में सबसे पहले अंग्रेजों ने निस्तारण कर दिया था कि कौन किसे कितना पानी देगा। पानी क्यूसेक में नापा जाता है। और मुझे बताइए विज्ञान के छात्र कि पानी जब तेज गति से गिरता है तो ऐसा कौन सा मीटर है जिससे क्यूसेक कितनी तेजी से गिर रहा है पानी को नापा जाता है? उस मीटर को क्या कहते हैं? जो स्पीड नापता है पानी मेजरमेंट की, ठीक? 18 बता रहा है कोई उत्तर? फिर 1924 का टाइम आ गया। 1924 के अंदर एक नया समझौता बनाया गया। इस समझौते में कह दिया गया कि 50 साल तक ये समझौता लागू रहेगा। ये एग्रीमेंट के बाद 50 साल तक एक नया समझौता 1924 में बना दिया गया। 1924 के बाद में ये समझौता चलता रहा। फिर उसके बाद टाइम आ जाता है 1997 का। ये मामला पहुंचता है कोर्ट के पास। कोर्ट कहता नहीं, पहले इसे मध्यस्थता के लिए ले जाओ। और मध्यस्थता के लिए ले जाने से मामला विचाराधीन है 2007 से, जिसमें अभी तक क्या नहीं आया है? अवार्ड नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में ये जब बात गया 2018 में, तो उसमें 2 अथॉरिटी बना दी गई। एक तो कावेरी, देखिएगा कावेरी को ऐसे लिखते हैं, आप KAVERI लिखते हो, वो नहीं मानता, आप लिखना चाहो लिख लो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कावेरी विवाद CAUVERI नाम से दर्ज है। हाँ, CAU साफ लिखते रहो, CAUVERY, कावेरी वाटर डिस्प्यूट मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद अगला लिखिए। सर इसके लिए एक अलग लॉ नहीं बनाया गया?
इसके लिए अलग से लॉ फ्रेम होने के लिए बोला कि हम इसको नेशनल असेट बना देते हैं 2018 के अंदर, नेशनल असेट। लेकिन इसको बचाने के लिए अगर लॉ होगा तो वो दो राज्य दोनों लॉ के सहमति नहीं हो रहा ना, कैसे हो जाएंगे सहमत? मान लीजिए कल को नदी ने अपना कोर्स बदल लिया, तब क्या होगा उस लॉ का प्रभाव? बहुत सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में कंफ्यूज। कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम, ये दो इस समय काम कर रही हैं कावेरी के लिए, यही डिसाइड करती हैं बस। इससे ज्यादा आपको पॉलिटी में नहीं लिखना। अगर ये विवाद अलग से पूरा आ जाता है तो आपको जो विवाद पढ़ना है वो आप जैसे चाहे वैसे पढ़ें। वैसे तो ये वर्तमान में भी छू रहा है, टच करता है, क्योंकि डैम बनाने को लेकर के। इसके अलावा तमिलनाडु में कई सारे नेशनल पार्क है, उनका अलग विवाद चलता है कि वो केंद्र ने ले लिए, राज्य ने ले लिए, सब चीजें निकलती रहती हैं। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। हाँ, इसका मेंटेनेंस दोनों सरकार मिलकर मेंटेनेंस दोनों करते हैं इसका। वैसे तो ये विवाद चार चीजों के बीच में, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, केरला, कर्नाटका और साथ में तमिलनाडु। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम कोर्स फ्लो करता है वो किसके पास में? कर्नाटका के पास में। तो कर्नाटका आराम से ज्यादा पानी रखता है। कर्नाटका से तमिलनाडु डिमांड करता है इतना पानी दे दो, तो वो कहता है भैया कैसे दे दें। और जब ज्यादा पानी की आवश्यकता उसको नहीं होती है तो छोड़ देता है, तो तमिलनाडु कहता है अब क्यों दे दिया। ये भी तो विवाद है। बस ये है नियम कि अगर आप डैम बनाएंगे, इसके लिए कुछ भी आप इसमें बीच में अवरोध बनाएंगे या कुछ भी लगाएंगे, तो आपको उसके लिए सूचित करना पड़ेगा दूसरे राज्य को। दोनों लोग बैठेंगे और दोनों लोगों के बीच में समझौता होगा इस बात को लेकर। जून में जो ये हाई कोर्ट गया था, ये तमिलनाडु बिल्कुल गया था, जो बात आप कर रहे हैं डैम बनाने के लिए। 2018 का जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि 49,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु की जगह प्रदान करें। ठीक है। अब इस बार बारिश कम हुई थी, तमिलनाडु हाई कोर्ट गया था, तो हाई कोर्ट ने कर्नाटक से पूछा भाई आप 49 क्यूसेक पानी 18 का समझौता क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? वो सामान वर्षों के लिए था बस। और ये जो बिल्कुल सही था, हमारे यहाँ इसी प्रकार से सब बारिश ही कम हुई, हम कहाँ से बहुत बढ़िया बात बताई कृष्णपाल ने। क्योंकि असल में ये लोग आपस में जो भी छोटे मोटे अन्य विवाद होते हैं तो वो कमेटी तो मेंटेन करती है। लेकिन अभी हाल ही में कृष्णपाल ने ठीक बताया कि भैया वो लेके हाई कोर्ट मामला गया तमिलनाडु कि इतना पानी छोड़ दिए, तो उन्होंने कह दिया भाई ये समझौता सामान्य वर्षों के लिए है, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी का स्पेशल वर्ष आ गया, तो इस वर्ष जब वर्षा ही कम हुई, पानी नहीं है, तो दे कहां से। ये बहुत बढ़िया बात है। न्यूज आप भी फॉलो करें। कृष्णपाल की यही तो बात बढ़िया है कि कनेक्टिविटी बनाए रखते हैं कृष्णपाल। बाकी बच्चे भी कनेक्टिविटी बनाए, कृष्णपाल से टिप्स ले जा करके। जब कृष्णपाल मना कर दे तो कोई बात नहीं बेटा, खुद से प्रयास है ना। अब आज ही नहीं, आज ही कृष्णपाल को मैसेज डल रहा है, हाँ कृष्णपाल सीधे टिप्स दे दो, सर ने कह दिया। ब्लॉग का भी ऑप्शन होता है कृष्णपाल, चलो है ना, ये मिटा दो बेटा। इससे ज्यादा पॉलिटी के बच्चे को इंटर स्टेट डिस्प्यूट नहीं पढ़ने। हर नदी में तुम्हें यही बताना है कि पहले मध्यस्थता होगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट। ये नियम याद कर लो। पहले क्या होगा? मीडिएशन, बाद में कोर्ट जा सकते हो। इस मीडिएशन में किसका हाथ होता है? सरकार का। और ये ध्यान रखना, अगर इसमें किसी भी स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले जजमेंट दे दिया तो वो मान्य नहीं होगा। देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये ध्यान रखना। ये बहुत खतरनाक चीज है। हो सकता है यूपीएससी आपसे पूछ ले कि अगर सुप्रीम कोर्ट पहले नियम दे दे तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। 262 का पहला क्लॉज पढ़िए। पहला, हर हाल में पहले विधि बना करके अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी का उपयोग कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण कैसे होगा और मैनेजमेंट कैसे होगा, इस विवाद की शिकायत के निर्णय का प्रावधान कर सकती है, वही करेगी। दूसरे क्लॉज में दिया है कि जब तक कि संसद कानून बना के प्रावधान ना कर दे तब तक ये मामला सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में नहीं जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो हाईकोर्ट मामला पहुंचा था, जो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में गया था, वो इसलिए गया क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर ऐसा कोई कृष्णपाल प्रावधान था ही नहीं कि इस स्थिति में क्या करा जाए। सर वो इसलिए गया था क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका था। एग्रीमेंट हो चुका है, एग्रीमेंट तो वेरीफाई करने के लिए जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अगर यही बात, हाँ, अगर कोई एग्रीमेंट के अंदर कोई क्लॉज ऐसा है जिसमें डिफिकल्टी है तो उसमें आप न्यायपालिका से व्याख्या करने के लिए जा सकते हैं, डायरेक्टली हाई कोर्ट। याद रखिएगा, क्योंकि आप ये भी सोच सकते हैं कि सर बात मना है तो फिर क्यों गए नए बात लेकर के। तो नया बात नहीं था, पुराने एग्रीमेंट के समझौते के क्लॉज के ऊपर इंटरप्रिटेशन के लिए गए। ठीक है, चलो अब अगला समझिए। अब हो सकता है, ध्यान से समझना, कल को एक परिस्थिति ये आ जाए बच्चों, ये हो सकता है कि यूपी केंद्र से लड़ जाए। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पर, वो हमेशा किसके खिलाफ रहती है? केंद्र के खिलाफ।
समझ गया ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, कॉमन मैन की बात नहीं कर रहा, समझ जाओ, ठीक। उसके बाद ये चीज समझिएगा बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश केंद्र से लड़ जाए, या फिर बिहार उत्तर प्रदेश से लड़ जाए, या उत्तर प्रदेश बिहार से लड़ जाए, या सर गोवा लड़ जाए दिल्ली से, या ये दोनों मिलके लड़ जाए केंद्र से, तो इस परिस्थिति में क्या करोगे जब एक घर के अंदर दोनों भाई आपस में लड़ जाए? बताओ मुझे, आप लोग बताएं, क्या करेंगे राज्य राज्य की लड़ाई में और क्या करेंगे केंद्र राज्य की लड़ाई में? केंद्र तो बहुत मजबूत है सर, राज्य को 2 मिनट में खत्म कर देगा, बताइए क्या करेंगे? क्या लगता है अगर यूपी बिहार से लड़ जाए, कह देगी नहीं मानते तुम्हारी कोई भी चीज, भाड़ में जाओ बिहार, देख लेंगे तुमको, क्या होगा? सहयोग से सरकार चलती है। अच्छा मान लो नहीं कर रहे सहयोग, लो एक बहन जी हैं, एक बहन जी कहती हैं कैसा केंद्र, कोई केंद्र नहीं, फिर आप बताओ तब क्या करोगे? मीडिएशन। बेटा दो राज्य, केंद्र और राज्य आपस में लड़ जाएं तो इसमें वैसे तो प्रावधान है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, डायरेक्ट प्रोविजन है, लेकिन याद रखना हमें भारत के अंदर एक चीज मेंटेन करके रखनी है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, उसे क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सहकारी संघवाद। इसे मेंटेन करने के लिए बाबा साहेब ने एक आर्टिकल मेंशन करा जिसका नाम है 263। क्या नाम है? 263। पढ़ लो जरा 263 के बारे में, फिर मैं बताता हूँ, ये पढ़ लीजिए। आर्टिकल 263 जो है डायरेक्टली राज्यों की केंद्र से, केंद्र की राज्य से, राज्य की राज्य से लड़ाई को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचाने से रोकता है। क्या बनवाने की मदद करता है? एक अंतरराज्यीय परिषद बनवाने की बात करता है, इंटर स्टेट काउंसिल। किसकी बात करता है? इंटर स्टेट काउंसिल। किसकी बात करता है? इंटर स्टेट काउंसिल। हाँ भाई बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? ये देखो क्या लिखा है, राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने, सलाह देने या कुछ या सभी राज्यों या केंद्र एवं एक या एक से अधिक राज्यों के समान हित वाले विषयों की पड़ताल तथा विमर्श करने का अधिकार। ये जजमेंट नहीं देता लेकिन ये फाइनल बात को निपटाता है। लिख लो इसमें कौन कौन लोग बैठते हैं, ये लीजिए सर, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल बनेगा इसमें कौन कौन लोग होते हैं ये एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको दोबारा से समझाऊं अच्छे ढंग से। पहले आप लिख लीजिए फिर मेरी बात समझ लीजिए। इसमें अध्यक्ष कौन रहेगा? प्रधानमंत्री बेटा। सदस्य कौन होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सर जिनके बीच विवाद हुआ है वो भी बेटा विवाद के समय पे अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी बैठते हैं ताकि वो निपटा सके। सर सदस्य हो गए, उसके बाद विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने यूपी के, इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के सब रहेंगे। लेकिन उन जगहों के कोई भी ऐसे सीएम नहीं जाएंगे, लेफ्टिनेंट नहीं जाएंगे जिसमें शासन चल रहा हो राष्ट्रपति का। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्र मंत्री परिषद के कैबिनेट रैंक के 6 लोग जाएंगे। इसके अलावा अन्य 5 मंत्री और होते हैं जिन्हें नामांकित कराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। पहले ये सब लिख लीजिए और बताता हूँ। 2022 में एग्रीमेंट हुआ था, इसी है हुआ है, अमित शाह जी ने किया था, हुआ है, हुआ है। दो राज्य थे, एक था मेघालय, एक था मिजोरम। ठीक, बाकी लोग लिखो 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 बस। उसमें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय के तहत ही ये समझौता किया गया। ये वाला एग्रीमेंट था काउंसिल को लेकर। मैं आपको अभी बताता हूँ इसके बारे में, पहले इनको नोट करा दूं, कर लो। जो आप कह रहे हैं समझौता वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्वेश्चन आया था ना पीसीएस में। ठीक है, लिखो बच्चों, अध्यक्ष कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री देश के। इंग्लिश में भी है स्लाइड में, फिर भी अपने हाथ से एक बार लिख लो, दिमाग में तो रह जाए। ये जो ब्लू कलर से है सिर्फ उसी को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे बच्चों, सिर्फ जो ब्लू कलर से लिखा है, ठीक है। जब भी आपस में दो राज्य लड़ जाए, दो राज्य मिलकर केंद्र से लड़ जाए, केंद्र राज्य से लड़ जाए, राज्य राज्य से इकट्ठे कई सारे होके लड़ जाए, तो बेटा ऐसे में क्या होगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मामला नहीं जाएगा। सबसे पहले किसके पास जाएगा? इंटर स्टेट काउंसिल के पास। किसके पास जाएगा? इंटर स्टेट काउंसिल के पास। इंटर स्टेट मतलब अंतरराज्यीय परिषद के पास। बेटा ये परिषद की अगर बात करें 1990 में एक परिषद बन गया था, वो अभी भी एक्टिव है। उसके नाम
100% सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशियल रिव्यू इज एवरीवेयर। ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए। इंटर स्टेट काउंसिल किसका बनता है? तो इंटर स्टेट काउंसिल को बनाने वाले ये सभी लोग हैं। ये मेन पॉइंट है। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के प्रशासक तथा राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर के मामले में, ठीक है, नहीं आएंगे। यानी उस राज्य का कोई अधिकारी नहीं बैठेगा जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है, सीधी बात। क्यों ही बुलाए? क्योंकि वहां तो राष्ट्रपति शासन चल रहा है। इसका मतलब मशीन भी करप्ट हो गई। इसको नोट कर लीजिए, फिर बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, कल आईडी मिल गई तुम लोगों को? क्लैप बजा रहे थे तुम लोग, मैं क्लास में बैठा था, प्रशस्ति पत्र बैठा था क्या? मतलब सॉरी टू से, लेकिन कभी कभी मुझे इस बात की हंसी आती है कि आप लोग जरा खुद को एक इमेज क्यों नहीं कैरी करते दैट यू आर गोइंग टू बिकम ऑफिसर, और आप उस तरीके से चीजों को ले लेते हैं लाइटली। ठीक है, इंटर तक सबने चिबिल्ली करी, मैंने भी करी। हाँ, आ गए, आप बड़े हो गए ना। हमें एक बात का प्रॉब्लम ये हो रही थी। हाँ, हम बीएमए किए हुए हैं, बांटने वाले जो थे किसी प्रकार के सम्मान को ठेस नहीं। हाँ, सम्मान को ठेस नहीं। लेकिन एक लेवल होता है जो बांटना चाहते हैं, पॉलिटिक्स बात में आती है। हाँ, ये बात, इस बात को आप रख सकते हैं, मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि ऑलवेज थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम सम ग्रुप बी के जो कार्यक्रम का बंटवारा ये गलत देना चाहिए। हो सकता है बच्चों उसे बंटवाने का नहीं, उनसे कहो कि दे दीजिए, बच्चे आपस में शेयर करें। वैसे वो कोई एक ऐसी चीज बहुत बड़ी मैं नहीं समझता जिससे आपके कोई जीवन में ऐसा परिवर्तन आ गया हो कि अब आईडी लगाने के बाद चालान नहीं कटेगा, है ना। मुझे वहां से देख रहा था मैं, बच्चे क्लैप कर रहे थे, मुझे लगा अरे भाई गोल्ड मेडल आ गया देश में, पेरिस ओलंपिक में कांसी आ पा रहे हैं, यहाँ गोल्ड आ रहे हैं। किसने कहा था? नहीं कहा था, पहले किसी ने पूछा था तो उन्होंने कहा था हम कर सकते हो। ये लो पकड़ो, बजाओ ताली। ये तरीका है तुम लोगों का, कैसे हो तुम लोग यार। चलो छोड़ो बेटा, जो चीज तुम्हारी हो तो मिलेगी मिलेगी, चलो छोड़ो, अब इस पे आ जाओ। ठीक है, अब देखो इसका कंसेप्ट समझिएगा। आर्टिकल 263 को समझने के लिए परिवार की तरह समझिए। आपके घर में भी पिताजी, माताजी, भाई बहन, चाचा सब होंगे। क्या कभी अगर चाचा और पापा की थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाए तो चाचा को जेल करा देते? हाँ सर, हमारे केस में तो करा देते हैं सर, जमीन हड़पे पड़े चाचा, मेड़ अपनी तरफ खिसका लिए उनने गाँव में। बेटा इतना बड़ा विवाद भी नहीं। अगर मान के चलो कल को दादा और पापा को कोई कॉमन मामले पे लड़ाई हो जाए, या मान के चलो जो है पिताजी की वाइफ तुम्हारी माताजी और चाचा की वाइफ चाची, वो दोनों लड़ गई, तो क्या करते हो? निकाल तो दोगे नहीं परिवार से। बेटा जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, इस तरीके की लड़ाई के मामले में सीधे परिवार तोड़ने की हरकत नहीं करते, कोर्ट नहीं जाते। तो इन मैटर्स की तरह देश को समझो। पूरा जो भारत है वो एक सुप्रीम लीडर की तरह है, दादाजी है। उनके पास में उत्तर प्रदेश भी है जिसमें लोग बहुत बुखार है, तेज वाला भैया। सुस्त राज्य भी है, बिहार भी है। अच्छे सुंदर राज्य भी है, मध्य प्रदेश। करप्टेड राज्य भी है, दिल्ली जैसे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। और अत्यंत जो है बहुत अच्छे राज्य भी है जैसे गोवा। तो इन तरीके के राज्यों में आपस में कभी ना कभी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। हाँ, अच्छे कैसे, बुरे कैसे, आप ये बताओ। यूपी फिर कैसे भूमिका होगा ना? नहीं, यूपी की तो मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूपी हर चीज का बदला ले लेता है। चलो देखो, गोवा के बारे में जानना चाह रहे हैं? साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा घूम के आओ, पता चल जाएगा। ठीक है, मात्र 250 ml में आपको गोवा एक ही जगह पर दिख जाएगा। चलिए छोड़िए, ठीक है। तो ये चीज समझिए, आर्टिकल 263 ये कहता है कि जैसे एक परिवार के अंदर लड़ाई होती है, और शुरू से CSR जब हम पढ़ रहे हैं, केंद्र राज्य संबंध, उसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देश और केंद्र यानी जितने राज्य हैं पूरा मिलकर के देश बनाते हैं, वही केंद्र बोला जा रहा है। तो राज्य और केंद्र का एक ही मकसद है कि दोनों का एक कॉमन उद्देश्य बना करके पूर्ति करना। अब अगर ये सब लड़ भी गए हैं तो अंत में इनका उद्देश्य क्या है? परिवार को चलाना। तो बेटा ऐसे छोटे मोटे झगड़े निपटाने के लिए आर्टिकल 263 कहता है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर दो। यही थ्योरी है। लेकिन सर फिर भी सर आपको नहीं पता, सर चाची ने अपने बच्चे को भी बता रखा है कि जब जब ताऊ को देखे तो चीख दिया कर, चोर आया चोर आया। सर विवाद बहुत बढ़ गया है, अब तो मारा पीटी और जो है फर्जी FIR भी लिख गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो यू कैन ऑलवेज गो टू सुप्रीम कोर्ट। आप हमेशा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश बिहार को लेके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी कि अंतर जातीय परिषद से मामला निपट चुका या नहीं निपटा। अब आई बात समझ। तो ये अंतर जातीय परिषद जो है मैंने आपको नोट कराया है, उसमें आप लेटेस्ट देखो इसमें क्या चीज मिस है। ये 5 और है, इसे और लिख लो। मैंने अंतर राज्यीय परिषद के बारे में जब एक्ट खोल के देखा तो जो दिया हुआ है बुक में, जिस बुक को सभी रिकमेंड करते हैं, उसमें लास्ट वाला पॉइंट नहीं है, कैबिनेट स्तर के 5 मंत्री
ये लिखा हुआ है, जो कि परमानेंट इनवाइटी होंगे, हमेशा इसके अंदर रहेंगे ही रहेंगे। ये लाइन लेटेस्ट ऐड मिली मुझे एक्ट में, ये लिख लो, सबसे लास्ट वाली, सबसे नीचे। आपने ऊपर के सारे पॉइंट लिख लिए होंगे, सबसे लास्ट वाली लाइन हिंदी में, कैबिनेट स्तर के 5 मंत्री स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे और इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16 मीटिंग इसकी हो चुकी हैं। इसकी मीटिंग्स जो होती हैं उसमें ये सब बैठ के राज्यों में डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं कि कैसे राज्यों के विवादों को निपटाया जाए भविष्य में, कैसे राज्यों के बीच में जो आदान प्रदान करा जाए, कैसे सामंजस्य बना के रखा जाए। वर्ष में 4 बार होती है। हाँ, वर्ष में मतलब 4 इयर्स में 4 बार में, यानी कि 4 माह में, क्वार्टर में होने वाली है। ठीक, बाकी इमरजेंसी कभी हो गुड। तो बेटा ये लास्ट लाइन इसमें ऐड करनी थी, बाकी ऊपर वाला आपने ऐड कर लिया किताब से, लेकिन ये वो इन्फॉर्मेशन है जो अधिनियम में है, तो ये याद करके, मतलब इसको नोट करके याद करके रखना, क्योंकि कल को एमसीक्यू आ गया तो उसमें लास्ट वाला पॉइंट हो सकता है दिख जाए, है ना। लेटेस्ट चीज पढ़िए, वैसे भी कई संशोधन होते आ रहे हैं तो हर चीज के अंदर। हाँ भाई बताओ, बढ़े आगे, चलो ये तो पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखो, अंतरराज्यीय परिषद हो गया, मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया। इसके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, ये याद कर लीजिए, इसके काम क्या है। तो लिख लीजिए कि अंतरराज्यीय परिषद के प्राथमिकता 3 कार्य होते हैं: राज्यों के बीच के विवादों की जांच करना, सलाह देना एवं राज्यों को बिठाकर चर्चा करना। सबसे पहला, राज्यों के बीच विवाद की जांच करना और सलाह देना, क्योंकि एमसीक्यू भी बन सकता है और मेंस में आपको पॉइंट डालने ही डालने। राज्यों के बीच बिठाकर क्या करना भैया, विवाद की जांच करना। दूसरा हो जाएगा सुलह देना। पहला हो जाएगा इंक्वायरी, दूसरा हो जाएगा एडवाइस। इंक्वायरी, एडवाइस, क्योंकि ये सीधे आर्टिकल में दिया हुआ है और आर्टिकल से बाहर कुछ भी नहीं आता, ठीक है। जांच करना, सुलह देना, तीसरा लिख लीजिए, ठीक है। और सभी राज्यों के साथ बैठ करके, ठीक है, चर्चा करना। हाँ, चर्चा करते हैं, डिस्कस। बेटा याद रखना, इसका फैसला राज्यों पर बाइंडिंग नहीं होता है। मैं नहीं मान रहा, बिहार उत्तर प्रदेश के बीच बैठ के जो भी बात हुई, फिर बिहार कहता है चलो फिर आओ सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, देखते हैं कौन नहीं मानते। ये ध्यान रखिएगा, इसका सिर्फ राज्यों पर उतना ही प्रभाव है जितना कि आपका, आपके पापा और आपके बीच में। बेटा पढ़ ले, पापा अभी पढ़ लेते, 4 दिन बाद फिर कह रहे हैं पापा पढ़ ले, और तुम पिक्चर देखने चले जा रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे, है ना। ये चीज लिख लो, इसकी विशेषताएं। उसके बाद ग्रांट वाले पे आते हैं। ग्रांट वाला इंटरेस्टिंग है। बहुत हो गया, हमने सारे संबंध देख लिए, अब पैसा बांटते हैं सीधे, बहुत हो गया। चलो अब करते हैं धन का बंटवारा। सबसे पहले, खैर ये सब काउंसिल मीटिंग सब देख लेना। अंतिम मीटिंग जो हुई थी 16 वाली पुरानी हो चुकी है, लास्ट मीटिंग 21 में हुई है, ठीक है। ये लोग इसको लेकर के क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं तो ये देख लो, बिहार में क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है यूपी में आ जाए, उत्तर देने का प्रयास करें। अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट। कौन नहीं होता? राज्यपाल नहीं होता है। देखो आपने क्या क्या नोट किया, कॉपी किया बेटा। राज्यपाल होता है कि नहीं होता है? स्लाइड ऊपर है। हाँ, प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष ही होता है। हाँ, प्रश्न देख लो, प्रश्न देख लो। सदस्य नहीं होता है बेटा, ये सब सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। समझ गए बात को? आगे इस पर हाँ बस। अगर आप ये बात कहना चाहते हैं कि कैबिनेट स्तर के मंत्री की बात है, तो बिल्कुल आपने सही लॉजिक दिया कि संशोधन। उस समय बिहार ने इसका उत्तर जो है 2 चीजों में कंफ्यूजन पैदा कर दिया था। मैं आपको इसका उत्तर भी लेके चलता हूँ, दिया हुआ होगा। वैसे कृष्णपाल ने जो बात कही मैं भी सहमत हूँ, कैबिनेट स्तर होना चाहिए। हाँ समझ गया, ये विवादित प्रश्न था, डिलीटेड था, ये डिलीट हो गया था प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास 2 वर्गीकरण जो मैंने दिखाए कि अब लेटेस्ट ऐड हो गए, उसमें ये भी ऐड हो गया कैबिनेट स्तर के मंत्री। तो अब कंफ्यूज मत होना। चलो 2019 का क्वेश्चन डिलीट हो गया, बढ़िया, रिपीट ना। चलिए भाई अब ये देखिए, अब शुरू होता है मामला अगला। लिखिए 1967
वाटरशेड पॉलिटिक्स। सर ये क्या होता है बताता हूं। लिखिए 1967 वाटरशेड पॉलिटिक्स। 1967 को बोला गया था वाटरशेड पॉलिटिक्स। सर ये क्या होता है, हमने पहली बार सुना, बताओ। राज्य और केंद्र के संबंध बना के रखना कितना जरूरी है, ये बात इंदिरा गांधी जी से कोई पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। चुनाव हुए थे 1967 में 16 सीटों पे, कांग्रेस को 8 भी नहीं मिल पाई थी। उस समय आपको पता होगा कि डीएमके पॉलिटिकल पार्टी, उस समय डीएमके पॉलिटिकल पार्टी साउथ में लीड कर गई थी, इतना अच्छे से लीड कर गई थी कि कांग्रेस की पहचान मिटने लगी थी। तब जाकर के 1967 में ये शब्द प्रचलित हुआ था कि राज्य और केंद्र के संबंध के बीच में बना के रखना चाहिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कल को पूछ लिया जाए कि सहकारी संघवाद किस किस्से से या कौन से ऐतिहासिक घटना से निकला, तो 1967 के वाटरशेड पॉलिटिक्स का ही नतीजा है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि हमेशा रहती थी भारत के अंदर, उसके लिए 16 सीटों के चुनाव पे 8 निकालना मुश्किल पड़ गई और उस समय डीएमके लीड कर गई। तो उसी मूवमेंट को कहा गया था 67 को वाटरशेड इंडियन पॉलिटिक्स मूवमेंट। ये ध्यान रखना। तब से जो भी सरकार है उन्होंने ध्यान दिया कि राज्यों से संबंध बेहतर बने रहे। ये उसके पीछे की एक साइंस कह सकते हैं। ठीक, तो ऐसे एडिटोरियल अगर आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट में फेल होने पर भी छात्र है, वाह, चलो छोड़ो। लिखिए अगला आर्टिकल 275, इसे समझते हैं। चलिए लिखिए अगला आर्टिकल 275 275 और इधर लिख लीजिए 282, ठीक है। और 275 के आगे लिखिएगा स्टैट्यूटरी, विधायी, इसे कहते हैं ग्रांट, और ग्रांट को हिंदी में कहते हैं अनुदान। ठीक, इसके अलावा लिख लीजिए स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, विशेष, और इसका मतलब अनुदान। ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 282 में आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी। आप आर्टिकल याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा इजी करने का प्रयास करा, याद रखिएगा। इसे कहते हैं विवेकाधीन, ठीक, अनुदान। ये 3 तरीके का अनुदान होता है, लिख लीजिए। आपको ये वर्गीकरण जल्दी नहीं मिलेगा, ये वर्गीकरण लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ किस तरीके के ग्रांट होते हैं। मतलब अब केंद्र और राज्य के पीछे जो धन बांटने का काम करता है, उसके लिए भारत में अनुच्छेद 280 के अंदर एक वित्त आयोग है। कौन सा आयोग है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये भी लिख लीजिएगा। 280 के बीच में ये धन बांटने का काम कौन करता है, तो सर ये काम करता है वित्तीय आयोग, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसको कौन बनाता है, प्रेसिडेंट। ठीक, पहले ये चीज नोटिस कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए 3 तरीके के ग्रांट होते हैं। एक होता है जनरल ग्रांट, एक होता है स्पेसिफिक ग्रांट, एक कौन सा ग्रांट होता है, डिस्क्रिशनरी। इसका मतलब विवेकाधीन, जो सरकार के ऊपर है कि जो उसे ठीक लगे उस चीज के लिए ग्रांट दे या ना दे। इस वाले आर्टिकल से आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल यही है। सर स्टैट्यूटरी ग्रांट क्या है, विशेष ग्रांट क्या है, बताता हूँ, लिख लीजिए। नोट कर लिया, लिख लो। अब आप मुझे इन तीनों में से ये बताइए, विशेष बाढ़ आपदा पैकेज किस में डालूं, किस में डालूं? उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई, योगी जी आए, पीएम आए, जो भी आए, उन्होंने हेलीकॉप्टर पे बैठे बैठे लॉन्च कर दिया विशेष बाढ़ आपदा अनुदान। ठीक, किस में डालोगे तीनों में से? हाँ, विशेष में, विशेष में, स्पेसिफिक में बोलना है बच्चे। और कोई एक आंसर आया है कि स्पेसिफिक में, और कोई उत्तर? स्टैट्यूटरी में डालो, डिस्क्रिशनरी में डालो, किसी और में, कोई दिक्कत? चलो सीखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए स्टैट्यूटरी ग्रांट, स्टैट्यूटरी ग्रांट, ठीक है। इसके आगे लिखिए कॉमन ग्रांट, कॉमन ग्रांट। ये दिया कहां से जाता है, तो इसके लिए लिख लीजिए संचित निधि, संचित निधि। संचित निधि को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। इसे क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है।
ये चीज नोट करिए। सर ये है क्या, अब बताइए, सुनना ध्यान से। बिहार बोला कि आप केंद्र हो, रहो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप मेरे लिए जो भी आपके यहाँ से व्यापार होगा, अगर वो बिहार का उत्पाद है दिल्ली में बिकेगा, दिल्ली से होते हुए विदेश में भी बिकेगा। सबसे पहली बात तो है हम दोनों के बीच में टैक्स का डिवीजन होगा, वो टैक्स का डिवीजन आ जाएगा इस ग्रांट के अंदर, सारा जमा करो, एक समय बाद मुझे उठा के वापस कर दो। पहली चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? ये स्टेटरी ग्रांट ये है जो अलग अलग विधि बना करके किसी भी देश में या किसी भी राज्य में राजस्व का बंटवारा होता है। बात आई समझ में? आपको पता होना चाहिए ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, एक्साइज होता है, जीएसटी होती है। जीएसटी भी ऐसी है कि एक ही जगह लग रही है और जितने भी राज्य उनको ट्रांसफर कर दी जाती है बाद में, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसी विधि जिसके लिए लॉ बना हुआ है, ऐसा ग्रांट जिसके लिए लॉ बना है कि केंद्र और राज्य इतना इतना बांटेंगे, ये 60%, ये 40%, किसी में 80%, किसी में ये 20%, इसके लिए पर्टिकुलर लॉ बना हुआ है। इसी के बारे में कृष्णपाल ने थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि सर राज्यों को किस बेसिस पे दिया जाता। तो बेटा तुम्हें बड़े दुख के साथ बता दूं कृष्णपाल, आपको भी पता होगा, पहले ये पैसा बांटने का पूरा काम संभाल लिया करता था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इतना पावरफुल हो गया था, इतना पावरफुल हो गया था कि किसी भी राज्य का व्यक्ति प्लानिंग कमीशन में जाने की कोशिश करता था ताकि वो डिसीजन को टेम्पर कर दे। जब इस बात के लिए क्या करा गया भैया, इसके लिए जाहिर सी बात है ये चिंता का विषय था, संसद में उठाया गया, तब कहा गया कि प्लानिंग कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में क्या निहित है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की पावर्स बढ़ा के बोल दिया गया कि वित्त आयोग तुम अपनी सलाह और सिफारिश दोगे। तुम्हारी ये याद रखना, फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिश है और प्लानिंग कमीशन की, बाध्य फाइनेंस कमीशन की भी नहीं है, प्लानिंग की तो बाध्यकारी थी, लेकिन फाइनेंस कमीशन भी तानाशाह ना बन जाए तो इसकी सिफारिश हमने बाध्यकारी नहीं बनाई। ये अलग अलग मानक देता है। जब जब इसके अध्यक्ष आते हैं, जब जब इसके उप अध्यक्ष आते हैं, इसमें 6 से लेकर 12 सदस्य गठित किए जा सकते हैं। 3 सदस्य ऐसे बैकग्राउंड से लाए जा सकते हैं जिनको अनुभव हो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। जब जब इस आयोग की कोई भी रिपोर्ट आती है तो हमेशा वो रिपोर्ट पे विवाद होता ही होता है। अब क्या विवाद हो गया, इन्होंने पूरब और दक्षिण 2 प्रांत बांट दिए, बोले ये नॉर्थ है, ये साउथ है। साउथ का डेवलपमेंट करना जरूरी है, नॉर्थ का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। नॉर्थ के अंदर ज्यादातर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का हाई है, तो जैसे एक मानक बताया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख लिया, शिक्षा के स्तर को देख लिया, आबादी को देख लिया, कौन से राज्य के अंदर कितना राजस्व आता है, इन सब ग्राउंड को देख लिया। तो वित्तीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख जो भी मानक होते हैं उनके तहत केंद्र राज्य को आवंटन करता है। ये बेसिक बात आई समझ में? अभी तो हम और नहीं उतरे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पे, बस आपको एक ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहा हूँ। इतने में कोई डाउट हो तो बताओ कि फाइनेंस कमीशन काम क्या करता है, प्रॉब्लम क्या आई, कौन सी निधि बढ़ती है। अब दूसरी निधि भी समझ लेना, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेना, किसी राज्य के अंदर अगर कोई जनजाति रहती है, जैसे अपने यहाँ बॉर्डर पे कौन सी रहती है, थारू, तो बेटा ये केंद्र का काम है, केंद्र का काम है कि इनका क्या करेगा, डेवलपमेंट। इसके लिए जो फंड दिया जाता है उसे बोलते हैं विशेष अनुदान। अब आई बात समझ में, ये सिर्फ और सिर्फ SC ST वेलफेयर के लिए ही दिया जाता है, आर्टिकल 275 का दूसरा वाला अनुदान। बात आई समझ में? सिर्फ ट्राइबल लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, बैकवर्ड लोगों के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इन्हीं लोगों के लिए दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रांट। ये केंद्र देता है, हाँ ये हर हाल में केंद्र देता ही देता है, ये ध्यान रखना। सर इसके लिए कोई आयोग, इसके लिए सिफारिश करने के लिए सबसे बड़ा आयोग बैठा हुआ है SC एंड ST आयोग, बताइए सब। अब आ जाओ दूसरी चीज। अब सर तीसरा वाला बचा, ये किस में आता है, आर्टिकल 282 में। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मोदी जी चुनाव से पहले बिहार गए, ध्यान से सुनना, और मोदी जी से नीतीश ने कहा अरे जीत पक्की है, बिल्कुल चिंता मत करो। तो मोदी जी बोले जीत तो पक्की है, लेकिन मुझे आपके ऊपर थोड़ा डाउट हो रहा है, मुझे जनता के लिए अपने हिसाब से डील करने दो। मोदी जी खिलाड़ी आदमी, मोदी जी जनता से कनेक्ट कर जाते हैं। अगर वो बरेली आएंगे तो कह देंगे मेरा जन्म बरेली में ही हुआ था, पश्चिम बंगाल चले जाएंगे तो मेरा जन्म यही। ये उनकी एक स्किल है। मैं इस पर प्रश्न नहीं उठा रहा कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ का है, लेकिन ये समझिए ये उनकी स्किल है। वो लोगों से जुड़ जाते हैं, मासेस से जुड़ जाते हैं, और यही एक नेता की पहचान होती है।
तो बेटा हुआ ये कि मोदी जी ने, ध्यान से सुनना, चुनाव से पहले एक घोषणा कर दी कि हम बिहार को 1.25 लाख करोड़ देंगे। जनता पागल हो गई, जनता ऐसे पागल हो गई, जनता बोली अरे मोदी जी से बढ़िया कोई व्यक्ति है ही नहीं, हमारे बिहार का डेवलपमेंट पक्का हो जाएगा। अभी हमारे जो है मुश्किल से 1 महीने में 12 पुल गिरे हैं, इसके बाद ईश्वर ने चाहा तो 23 गिर जाएंगे। मतलब लोगों ने सोचा कि जो विकास है बहुत तेजी से होगा। मोदी जी हवाई जहाज से उतरे, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे गए। जनता ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, बहुमत से इन्हें जितवा दिया। समझना, यानी इनकी सरकार बिहार में बना दी। एक दिन नीतीश आए, नीतीश, और नीतीश बोले मोदी जी से, मोदी जी बोले हाँ, बोले वो 1.25 लाख करोड़ में से ना अभी जरा 25 लाख करोड़ रुपए देना, जरा थोड़ा सा काम है, मतलब 25,000 करोड़ रुपए देना। तो मोदी जी बोले कैसे पैसे? नीतीश जी बोले पैसे पैसे जो आप दुनिया के सामने कह के आए, मीडिया के सामने कह के आए। तो मोदी जी ने कहा मुझे तो याद नहीं आ रहा। तो भाई वीडियो दिखाई गई है ना, तो मोदी जी ने वीडियो देख के कहा बेवकूफ, पॉलिटी तो अभिषेक से पढ़ लेता। 282 में लिखा हुआ है डिस्क्रिशनरी, यानी मैं कोई भी घोषणा करके आऊंगा, मैं कुछ भी कह के आऊंगा, मेरा मन हुआ तो मैं तुम्हें ग्रांट दूंगा, नहीं मेरा मन होगा तो तुम मुझसे कभी जीवन में ये पैसा नहीं मांग सकते। पूरी पावर केंद्र की होती है। ये देखो लिखा है आई एम हियर टुडे, आज मैं हूं, मुझे गर्व प्राप्त हुआ है। कितना पैसा तुम्हें चाहिए? 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 75,000, 80,000। ये नारा दिया गया था, उनके द्वारा भाषण दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसेस 1.25 लाख करोड़ स्पेशल पैकेज फॉर बिहार, और चुनाव के बाद सब बेकार। इसे कहते हैं विवेकाधीन ग्रांट की पावर। ये टोटली पीएम के हाथ में होती है, टोटली नेताओं के हाथ में होती है कि कहीं जाके कुछ भी भाषण दे आओ, बाद में पूर्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बनाया इसीलिए गया है कि चुनाव के समय पे जाकर के ऐसे वायदे करके आ जाओ। अब आई बात समझ में कि उनने तो कहा था 4,000 करोड़ नौकरियां या 4 करोड़ नौकरियां लाए, तो कर लो, जो है कर लो, मेरा डिस्क्रिशनरी है, मैं पैसा नहीं दे रहा। तो बेटा याद रखना, तीसरा वाला ये जो पैकेज है, ये सबसे खतरनाक पैकेज है। इसे बोलते हैं विवेकाधीन अनुदान। इसमें एग्जांपल किसका रखना? बिहार का। ये केंद्र के पास होता है। केंद्र देखेगी जो राज्य मेरा ज्यादा करीबी है, जहां मुझे वोट बैंक मिलने के कम आसार है, वहीं पर जाकर के घोषणा कर देगी कि तमिलनाडु आज से 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज तुम्हारी शिक्षा पे। तो तमिलनाडु कह रहे शिक्षा ही तो अच्छी, उसी पे दे रहे, किसी और चीज पे दे देते। तो बेटा इसे बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट। ये ध्यान रखना, इस ग्रांट के लिए कोई आयोग नहीं है। इस ग्रांट के लिए मोदी जी के मन में जब आ जाए तब जो ग्रांट कहते हैं। अब वो आ जाए पीलीभीत 15 अगस्त को और वैसे सूरज की बीमारी को देखते हुए हर अस्पताल में 25,000 करोड़ रुपया मैं दान करता हूँ। सूरज के घर वाले तो भक्त हो गए, फोटो लगा रखा है, सुबह शाम घंटी बजा रहे हैं। बाद में मोदी जी कह रहे हैं पता चले कैसा ग्रांट, वो तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट था बेटा, अनुच्छेद 282 में। कोई दिक्कत? तो बेटा तुम सरकार को हल्के में ले रहे हो। सरकार ने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है, भले ही उसे ज्योग्राफी हिस्ट्री में कंफ्यूजन हो जा रहा हो कि अरे चीन अपना क्षेत्र ले रहा है कि भारत का ले रहा है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ना, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि उसे कौन से अधिकार मिले हैं, कौन से अधिकार बांटने, कौन से नहीं बांटने। ये बात आई समझ में या नहीं, ये बताओ। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं तुम्हें और लेकिन बिहारियों को क्या पता था पैसा ही पैसा कैसा होगा। चलो अब अगले जो है केंद्र राज्य में सबसे खतरनाक चीज और देख लीजिए, वो हो तुम। सर हम बेटा केंद्र राज्य के संबंध बर्बाद करने में और बिगाड़ने में और बनाने में तुम्हारा ही हाथ है। सर हमारा कैसे? सर अभी तो हमारा चयन भी नहीं हुआ, तो समझो अखिल भारतीय सेवाएं, समझना जरा। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम निकालते हैं तो आप संवैधानिक पद पर जा रहे हैं, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 315 से 323। कौन से चैप्टर में किया गया है? तो चैप्टर संख्या 14 में किया गया। दूसरी बात, एक आर्टिकल है 312, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति के माध्यम से आपकी नियुक्ति करी जाएगी। कोई डाउट यहाँ? पूरी बात हो गई। तो सर हम किसके कर्मचारी कहलाएंगे? हम कहलाएंगे केंद्र के कर्मचारी। अब मजे की बात समझना, ये है अपना उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश में सीएम है, सीएम के साथ मंत्रिमंडल है, हो गया, और उसके बाद में अधिकारी है। समझना समझना। और सबसे ऊपर कौन है? राज्यपाल।
मोदी जी ने या कोई भी केंद्र के मंत्री ने बराबर से बचपन में एक डायग्राम जरूर देखा था। आपने मृदा का डायग्राम देखा होगा, सॉइल चैप्टर का, इसमें सबसे नीचे मिट्टी होती है, ऊपर मिट्टी के बाद घास लगती है, फिर खाद बनती है, फिर ऊपर फल निकल आता है। तो मोदी जी ने ये डायग्राम देखने के बाद ये निर्णय लिया कि देख अभी से अगर धोखे धाके से ये भी मेरा हो गया, ये भी मेरा हो गया, तो तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुमसे आदेश देके तुम्हें रोक दूंगा, तुम इससे बाध्य हो, भाड़ में जाओ। यहां से आदेश इन्हें दे दूंगा, ग्राउंड रिपोर्ट पे सारा काम हो जाएगा। समझना, अब तुम इस क्रोनोलॉजी को फिट कर दो बड़ा प्यार से। वेस्ट बंगाल है, समझना, गवर्नर लेके आऊंगा अपना, सीएम उनका, कोई टेंशन नहीं, केंद्र का मंत्री परिषद उनका, कोई टेंशन नहीं। एक दिन एक नोटिस बनाऊंगा, उसमें भारत सरकार का एम्बलम बनाऊंगा और लिखूंगा अभिषेक मिश्रा, धर्मेंद्र, कृष्णपाल, जितने भी क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, सबकी पोस्टिंग करी जाती है पश्चिम बंगाल में। लो सुन लो, ये कहते रहेंगे कि भैया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू मत करो, तुम तुरंत कूद के कराओगे। क्यों? क्योंकि बेटा राज्य के पास में एक समस्या है, ज्यादा से ज्यादा सीएम तुम्हारा क्या कर सकता है? तबादला। लेकिन सीएम तुम्हें अनुच्छेद 315, 317 के माध्यम से हटा नहीं सकता। ये हटाने की पावर किसकी है? प्रेसिडेंट की। वो भी प्रेसिडेंट यूपीएससी आयोग से कहता है कि एक इंक्वायरी समिति बनाओ, पूजा खेतकर को हटाने के लिए समिति की रिपोर्ट आएगी। अभी उनका निलंबन जो तय किया, ब्लैक लिस्ट किया है, वो इनकी इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट पे है। अभी एक बहुत लंबा सा पूरा प्रोसीजर और निकलेगा, जिसके अंदर आप देखोगे कि पूजा खेतकर के कौन कौन से रिकॉर्ड सीरियल नंबर के साथ में ब्लैक लिस्टेड करे जाएं। क्योंकि अब यूपीएससी आयोग एक काम और करेगा, तुम्हारी जो मार्कशीट का रोल नंबर होता है उस रोल नंबर से ब्लॉक करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, अभी हुआ नहीं है। रोल नंबर से चीजें ब्लॉक करने पे तुम्हें नाम बदल के भी तुम ट्रैक में आ जाओगे। जैसे मान लो हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, इंटर की मार्कशीट लगेगी, उसका एनरोलमेंट नंबर बच्चे का पकड़ो ना सिस्टम पे, तुम नाम पकड़ ही क्यों रहे हो? मैं अभिषेक में ABHISHEE कर दूंगा, लो पकड़ लो तुम। मिश्रा में MISHRAA कर दूंगा, नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन तुम डायरेक्टली हाई स्कूल और इंटर के एनरोलमेंट नंबर से ट्रैक करो ना बच्चे को, वो कहां से ले आएगा? क्योंकि ग्रेजुएशन भी दोबारा करके बदल लेगा नए नाम से, लेकिन 10th और 12th बदलने में बड़ा डिफिकल्टी होती है। तो हो सकता है कि आयोग को ऐसी कोई सिफारिश या सलाह मिल जाए और आयोग किस जगह से स्ट्रक्चर से उठा ले। इससे ज्यादा सत्य तो बिहार है। बिहार क्या करता है? बिहार अपना इंटरव्यू कराने से पहले डॉक्यूमेंट मंगा लेता है, लिया और डिक्लेरेशन लिखवाता है साफ कि मैं ये निहित करता हूं यदि मेरे दस्तावेज में कोई भी अपराध पाया गया तो सीधे कारावास भेज सकते हैं, डायरेक्ट एक नोटिस घर पे, नोटिस पकड़ो, हैप्पी बर्थडे जेल। ये बिहार करता है। इस समय तो बिहार बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है। तो बेटा ये चीज तुम्हें समझ में आई थोड़ी बहुत? बेटा इसी स्ट्रक्चर की वजह से तुम केंद्र सरकार को नहीं रोक सकते। गवर्नर हम लेके आएंगे, कैसे? राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? हम देंगे। लगा दो गवर्नर पश्चिम बंगाल में। और आपको एक बात और बता दूं, बड़ा कमाल की बात, मजा आ जाएगा आपको। ये रहा राष्ट्रपति, ठीक है, ये रहा प्रधानमंत्री, ये कौन से आर्टिकल में? 75। राष्ट्रपति 52 में। क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से बाध्य है? हाँ। बोलो हाँ। ऐसा कौन कर गया? सर मैडम कर गई 1976 में। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये कौन है? गवर्नर। ये कौन है? सीएम। क्या ये इसकी सलाह से बाध्य है? नहीं। नहीं क्यों? नहीं क्यों बाध्य है? बताओ, पुराने बच्चे ने आंसर तो ठीक दिया, नहीं क्यों बाध्य है? भाई ये प्रोसीजर तो इधर चलना चाहिए ना। यहाँ पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति बाध्य है, तो सीएम की सलाह पे बाध्य है? नहीं नहीं नहीं, यही तो गेम है। तभी तो प्रेसिडेंट कहते हैं इसकी सलाह तुझे मानने नहीं दूंगा, अपनी सलाह तुझे देके रहूंगा। इसीलिए गवर्नर को क्रिटिसाइज किया जाता है एजेंट ऑफ द सेंटर। बात आई समझ में? ये बहुत गोल्डन चीज है। बच्चे गलत कराते हैं कि मुख्यमंत्री एवं उनके मुख्यमंत्री के परिषद से गवर्नर बाध्य है। हाई नहीं, क्लियरली लिखा है, आज आर्टिकल पढ़ लेना जाके 164। समझ गए बात को? तो बेटा ये ध्यान रखना, सीएम की सलाह से राज्यपाल बाध्य नहीं है। अब राज्यपाल अगर इनकी मर्जी का हुआ तो राज्यपाल क्या कर देगा? बिल रोक देगा, राज्यपाल नियुक्ति रोक देगा, राज्यपाल रिपोर्ट मांग लेगा, राज्यपाल सदन के अंदर कहेगा कॉन्फिडेंस प्रूव करो। बेटा इसी वजह से राज्यपाल का जो पद होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है। आप समझ गए झारखंड के अंदर संतोष गंगवार जी को क्यों भेजा गया? संतोष गंगवार जी जब चाहें तब झारखंड में नई की नई बनी हुई सरकार ऐसे पलट देंगे, ये ध्यान रखना। और इसीलिए केंद्र
ज्यादातर अपने फायदे के अधिकारी को ढूंढती है। और आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, जब बात ही चली है तो बताओ भाई, जब तुम यूपीएससी रैंक बन लाओगे तो तुम क्या बनोगे? बताओ, यूपीएससी रैंक बन लाके तुम क्या बनोगे? डीएम? भूल जाओ। सीडीओ? हाँ, मुख्य विकास अधिकारी बतौर पोस्ट होगी। और दुख सुनो, हो सकता है तुम फर्स्ट रैंक लाने के बाद कभी जीवन भर डीएम ना बन पाओ। सर क्यों ना बन पाए? क्योंकि बेटा सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कृष्णपाल पीसीएस निकाल के 15 साल की नौकरी करके एक व्यक्ति है जिनका नाम मैं पूरा नहीं लिखूंगा, उन व्यक्ति के पास में, संजू बाबा समझ लो, संजय दत्त समझ लो, उस व्यक्ति के पास में मान लो कृष्णपाल या किसी अन्य किसी भी अधिकारी के रिश्ते बहुत प्रबल हैं, बहुत प्रबल हैं। जैसे मान लो वो अधिकारी कहे, मंत्री जी ये आपके जूते आज बहुत बढ़िया लग रहे हैं, चेरी ब्लॉसम से करें, अरे गजब लग रहा है मंत्री जी, क्या लग रहे हैं। ऐसे कुछ संबंध बनाने के बाद पीसीएस जो है 10 से 15 साल में बन जाते हैं आईएएस। सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहेंगे। जिस राज्य में ये जो प्रमोशन होता है ये तुम पे हावी हो जाता है। क्यों? तुम रैंक बन लेके सीडीओ बन के बैठे हो, अगला तुम्हारे ऊपर आईएएस अपॉइंट होके आ गया। एग्जांपल यहाँ पे कई सारे हैं, अपने पीलीभीत में ऐसे बहुत एग्जांपल है कि पीसीएस प्रमोटी की पहली पोस्टिंग डीएम बन के हुई, जबकि जो डीएम थे वो सीडीओ बने, वो यही सोच रहे हैं हमको कुछ और बना दो, तो वो कह रहे हैं नहीं अभी तुम्हारा मौका नहीं आया। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? इस चीज को समझो ना। मैंने तुम्हें बताया कि तुम डीएम किसके लिए काम करोगे? केंद्र के लिए। और जो पीसीएस होते हैं वो किसके सगे होते हैं? राज्य के। तो राज्य के अंदर मंत्री जी को अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसी, अपना चुनाव जीतने के लिए राज्य कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो इन्हें आईएएस में प्रमोट करना ज्यादा बेटर रहता है। तो भैया जो तुम इंस्टाग्राम रील बनाने की सोच रहे थे कि हम डीएम बनने के बाद एक जीप खड़ी मेरी थाने पे, तो वो थाने पे तुम ही हो गए। ये चीज समझना बेटा, ये सबसे बड़ा इशू है। इसी इशू को चैलेंज किया जाता है और अखबार में लेख निकलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एट होल्ड। अच्छे गुणवत्ता वाले अधिकारी पहुंच ही नहीं रहे हैं देश के विकास में। तुम रैंक बन लाओ, तुम सब कुछ लेके आओ, बन के बैठे रहो सीडीओ, तुम्हारे सामने आ जाएंगे भैया मोटा सा पेट लेके पीसीएस अधिकारी 35 साल पुराने, कहेंगे डीएम है ज्यादा बकवास ना करो, तुम सीडीओ हो, अभी तुम्हारे तो इतना ज्ञान नहीं है, जाओ करो काम। कर रहे हो काम तुम रैंक बन लाने के बाद। यही तो बात है, मैं कर भी क्या सकता हूँ? ये तो अच्छा डायलॉग मार दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चले गए। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखना, इसी को कहते हैं केंद्र राज्य के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, इससे पहले विधायी रिलेशन, और लास्ट में हमने पढ़ लिए फाइनेंशियल रिलेशन। अब ये रिलेशन में आपका काम है कि आप एमसीक्यू लगाओ या ना लगाओ, मेंस का क्वेश्चन लिख लो। ये आप लाओगे तब डिस्कस करेंगे, तब बढ़िया। लिखो, फाइनेंस कमीशन क्या है एवं उसके कार्य बताएं। फाइनेंस कमीशन क्या है एवं उसके कार्य बताएं। है ना? वित्तीय आयोग क्या है एवं उसके कार्य। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ताकि मैं आपको इकट्ठे सारे कमीशंस बताऊंगा। अभी ये कमीशन बनाने से अच्छा है तब कंपैरिजन रहेगा हमारे पास। मैं हमेशा पॉलिटी में कराता हूं, एससी एसटी, ह्यूमन राइट, फाइनेंस कमीशन, सारे कमीशन ऐसे क्रम से लिख के वर्गीकरण करा देता हूं, क्लासिफिकेशन। यहां पे कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलो अब हेडिंग डालो, मजेदार लिखो, नागरिकता, सिटीजनशिप। इसमें ज्यादा नहीं, मैं आपको भी थोड़ी चीजें बताऊंगा लेकिन मजा आ जाएगा। टॉपिक का नाम डालो नागरिकता। इसमें आपको डेफिनेटली मजा आएगा। कल का दिन था नागरिकता, नागरिकता, नाम, कोई बात नहीं। नाम तो वो भी है, कभी आजमा के देखो। चलो देखो, समझिएगा कहां डिफाइन है, तो लिख लीजिए भाग 2 अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11, और इसके आगे लिख लीजिए बड़ा सा कट मार दीजिए, ऐसे करके नोट लिख लो ऐसे। तो मैं कमाल की चीज बताता हूँ, सिर्फ 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बड़ा स्मूथ चलेंगे, फिर लेक्चर ओवर कर देंगे। कल के लिए अपनी वोटिंग बता दो, कल जिसे आना है बताओ स्पेशल लेक्चर के लिए, या फिर अवकाश पे रहना अपना देख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो बच्चे 20 किलोमीटर से साइकिल चला जाए। हाँ, लेकिन क्लास सिर्फ पॉलिटी की लगेगी, क्योंकि अगर आपको पढ़ाना है तो मैं ही पढ़ाऊंगा, और वो बच्चे आ सकते हैं। मैं आपको स्पेशली बता दे रहा हूँ कल कौन है।
जिन्होंने पहली क्लास से लेके अभी तक एक भी क्लास नहीं ली या 6-7 क्लासें छूट गई। मैं चाह रहा हूँ कि हर चीज़ का एक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ। जैसे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे कल, फंडामेंटल ड्यूटीज रिवाइज करा दूंगा, तो जिस बच्चे का कुछ छूटा हुआ है वो आ सकता है। उसके अलावा जिस बच्चे ने क्लासेस रेगुलर ली हैं, टेका ली, तुम्हारा आराम करना भी जरूरी है, घर पे पढ़ लो। तो ये चीज आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, कि अगर आपके लिए मैं एक पोल जनरेट करूंगा ग्रुप पे, अगर 10 बच्चे उस पोल में राजी हो जाते हैं तो रख लेंगे क्लास, टाइमिंग जनरेट कर लेंगे, नहीं तो फिर दूसरा विकल्प भी है हमारे पास, अगर आप घर पे सब लेना चाहें क्लास तो फिर ऑनलाइन क्लास भी करी जा सकती है। दोनों ऑप्शन है, आ जाएंगे। ठीक है, मैं विचार कर लूंगा इसके ऊपर, एक बार आपके लिए पोल जनरेट करूंगा, उसको आंसर दे देना। पोल पता है ना, ऐसे करके लंबा सा बॉक्स होगा, उसमें टिक मारना, तुम लोग रिएक्शन कम आ रहा है। चलो ठीक है, चलो बेटा आगे लिखो। संविधान, संविधान, संविधान लागू होने तक, लागू होने तक ऐसे लिखना, लागू होने तक नागरिकता, नागरिकता ये देता था ये, और संविधान लागू होने के बाद ये नागरिकता नहीं देता। आपके दादा को, आपके पापा को या आपके ताऊ को हो सकता है नागरिकता संविधान से मिली हो, आपको नागरिकता संविधान से नहीं मिली। तो फिर सर मिली कहां से? नागरिकता अधिनियम 1955 से। बताता हूं, पहले ये डायग्राम ऐसे ही बना, अब आएगा मजा। सीमा, हाँ सीमा इधर चलेंगी इसमें, है ना? सचिन ने क्या कहा था, सही कहा था। कौन सीमा है इधर? अच्छा, मुझे लगा आप सीमा भाभी जी के बारे में जो है विचार कर रहे हैं कि वो आईएएस एजेंट तो नहीं। भारत भी पैरिटी बना के चलता है, बैलेंस। जैसे अगर भारत में क्या है कि तुम पड़ोसी का तराजू ले आओ तो वो बदले में तुम्हारे तराजू वापस करेगा, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड देगा, थैंक यू। भारत की ये इतनी अच्छी आदत है कि वहां से सीमा आई, हमने अंजू भेज दी। सीमा भी शादीशुदा, अंजू भी शादीशुदा, बैलेंस। लड़ाई नहीं होनी चाहिए दो राज्यों के बीच महिला को लेकर। बच्चे, हाँ बच्चे तो भाई देखो, अंजू ने नियम निभाया, बोली 4 उधर से आई गए, आबादी बढ़ी रही है, खाने को है नहीं, बच्चे को यहीं छोड़ जाते हैं। लेकिन सोचो सीमा हैदर बॉर्डर पे कैसे बच्चों को समझा के लाई होंगी। बच्चे ने कहा होगा मम्मी अंकल चिप्स, चुप रहे, सचिन अब्बू खिलाएंगे, सचिन अब्बू। और बच्चों से क्या बोला होगा, एंड्रॉइड 12 से 14 में अपडेट करने चल रहे हैं, सचिन अब्बू आएंगे। समझ रहे हो? अब समझना, तो संविधान, अगर तुम्हारा जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ है तो तुम्हें नागरिकता ये देगा। 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ है तो तुम्हें नागरिकता संविधान नहीं देगा। तो फिर सर कौन नागरिकता देगा? लो दिखाते हैं कौन देगा। अब ऐसे लाइन ड्रॉ करो, लिखो 26 जनवरी 1950 से जन्म से पूर्व नागरिकता संविधान देगा। संविधान कौन सा आर्टिकल? 5 से 11। और 26 जनवरी 1950 के बाद नाम लिख लो अधिनियम का, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955। ये बात समझ में आई हो तो बताओ, ना आई हो तो पूछो। बताओ लल्ली, तुम्हारे बाबा का जन्म हुआ 24 जनवरी 1950, नागरिकता किससे मिलेगी? संविधान से ही, इधर वाले अधिनियम से, संविधान से। गुड। तुम्हारा जन्म कब का बेटिया? 2001 का। तुम्हें किससे नागरिकता मिलेगी? नागरिकता अधिनियम से। सही उत्तर 2001 वाले बेटे। कोई और ऐसा है जो 2021 में जन्मा हो? यहाँ नीचे सीट के नीचे लेके कर रहा हूँ, है तो नहीं कोई क्लास में? है नो बेबी, है ना? चलो ये लिख लिया, नोट कर लिया। अब बढ़े आगे, चलो भैया अब लिखो सबसे पहला आर्टिकल जिसका नाम है आर्टिकल 5, और इसके आगे 3 रेखाएं खींच लो। ठीक, ध्यान से समझना। और इससे भी पहले 3 वर्ड मुझे बता दो, इसमें अंतर क्या होता है? जिसे कहते हैं डोमिसाइल, जिसे कहते हैं रेजिडेंस, और जिसे कहते हैं सिटीजन। इनका अंतर जरूर बताओ। इसका मतलब होता है नागरिक, इसका मतलब होता है निवासी, और इसका मतलब होता है अधिवासी। आदिवासी नहीं, अधिवासी। इनके अर्थ आप मुझे बता दें तो आनंद आ जाए। बताओ, तभी तो आर्टिकल 5 में जाएंगे। सेम क्वेश्चन तो रहेगा ही, क्योंकि क्या करा जाए, मास्टरी सेम रखे हो तुम लोग, है ना? बताओ, जिसे जो पता हो बताने का प्रयास करे। ये तीनों वर्ड आपने अक्सर पढ़े होंगे। हाँ भाई धर्मेंद्र भैया बता रहे, बताओ धर्मेंद्र भैया।
आदिवासी परमानेंट सेटल होता है, गुड, परमानेंट होता है, और रेजिडेंस और नागरिक। वाह, ये प्रश्न पूछते समय आज तक सही उत्तर आया ही नहीं, अब भी नहीं आएगा, मैं ही दूंगा उत्तर। मैं बताओ नागरिक में क्या अंतर होता है आदिवासी? जाओ, डोमिसाइल है भाई भैया आपका? अरे निवास है कि नहीं? मजाक नहीं है, निवास है। देखा, इनके पास निवास है, इन्हें भी पता होना चाहिए। तुम बताओ। तो भाई एक दिन आयशा जो है वो तहसील जा रही थी, तहसील। मैंने कहा आयशा तहसील क्यों जा रही हो? बोली सर मैं कागज बनवाने जा रहा हूँ। ये जा रही। तो मैंने कहा भैया कागज बनवाने जाओ, पर आज तो संडे है। तो फिर ये बेचारी बच्ची मंडे को गई, इसलिए कभी कभी छुट्टी मान लेती है। चलो देखना, प्रयास कीजिए। राजू सरकार 2006 उसमें मैंने पढ़ा था, उसमें एक चीज लिखी थी 3 वर्ष से व्यक्ति कहीं निवास करेगा तो वो वहीं का डोमिसाइल उसका बनेगा। डोमिसाइल वहीं का बनेगा? 3 वर्ष का था। चलो अब मैं बता दे रहा हूँ आपको, लिख लीजिए कान खोल करके भैया। सिटीजन सिर्फ वही व्यक्ति होता है जिसे कोई देश विधि द्वारा नागरिकता देता है, विधि द्वारा नागरिकता देता है। तुम्हें किससे मिली है? या तो संविधान से मिली होगी या नागरिकता अधिनियम से। क्यों? क्योंकि बेटा मोबाइल नंबर उम्मीद है भूले नहीं होगे, 15 16 19 29 30। क्या यूएसए वाले चाचा जो परमानेंट यूएसए रहते हैं वो भारत में नौकरी मांगने आए तो तुम भारत में नौकरी दे दोगे? नहीं, वो सिर्फ किसके लिए है? नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 16। अब आई बात समझ में? नागरिक का मतलब होता है वे सारे अधिकार जो किसी कानून बना करके नागरिक को दिए हो या नागरिकता ही कानून द्वारा दी गई। सर रेजिडेंस, तो रेजिडेंस समझो। कृष्णपाल बड़ा मेहनती लड़का है भाई। कृष्णपाल जो है वो ललौड़ी खेड़ा से रहते हैं, ठीक। अब ये ललौड़ी खेड़ा से डेली जो है वो कहाँ आते हैं? पीलीभीत, ठीक। पीलीभीत से कभी कभी इनका मन होता है चले जाते हैं बरेली। एक दिन ये प्लान बनाए चले जाएंगे हम बेंगलोर, और बेंगलोर जाने के बाद सीधे निकल गए दिल्ली, और दिल्ली में रहे 3 माह। तो मुझे ये बता दो कि ये आदमी निवासी कहाँ का है? सर कहीं का नहीं, ललौड़ी खेड़ा। क्यों? क्योंकि बेटा आज यहाँ कल यहाँ, ये परमानेंट ठिकाना नहीं है। जो धर्मेंद्र ने बोला जहाँ के आप परमानेंट निवासी हो। ये काम के सिलसिले में दिल्ली जा सकते हैं लेकिन वोट डालने कहाँ आएंगे? ललौड़ी खेड़ा। इसीलिए तुम्हारा डोमिसाइल बनना जरूरी होता है। लांची समझ आ रहा? लांसी क्या सोच रही हो बेटा? इधर देखो, इधर लांसी सोच रही मेरा डोमिसाइल बनाने के लिए 25 रुपए एकल खिड़की पे दिए थे, पता नहीं 250 रुपए की रिश्वत किसने मांग ली। चलो ठीक है, देखना। कुछ लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोगों के पास 4-4 डोमिसाइल होते हैं अलग अलग जगहों के, उसे फ्रॉड कहते हैं, ठीक है। जेल है तुम्हारे लिए। देखो सर आपको नहीं पता सर, हमारे पास 2 आधार हैं। बेटा तुम्हें नहीं पता एक धर्म में 4 बहू है, आधार क्या चीज? चलो देखो, अब आ जाओ इधर। हाँ तुम्हें बहुत दुख है, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ मैं। एक आयत पढ़ने पे कन्वर्जन तुरंत। इनके पास कुछ भी नहीं। ये कैसे आप कह सकते हैं? निवास उवास कुछ नहीं, इसका मतलब सीमा हैदर के रिश्तेदार। चलो भाई अब देखो, आर्टिकल 5 किसकी बात करता है? जब इंडिया से निकाल करके पाकिस्तान बना दिया गया, ठीक। तो बेटा किसी को नहीं पता था, इधर भी इंडिया लिख दिया मैंने, ठीक ही करा, एक दिन तो लिखना ही है। इधर बेटा ऐसी बेकार कंट्री पाक बन गया, ठीक है। तो बेटा आज रात चरण यहाँ पर सो रहे थे और गाना सुन रहे थे लगदी लाहौर दी, क्योंकि भैया सीधी बात है उस समय लाहौर इंडिया में था। सुबह ये उठे तो इन्हें मैसेज प्राप्त हुआ रेडियो पर, आप जहां हैं उस हिस्से को पाकिस्तान कहेंगे। अब इनने अपनी खटिया उठाई, बोले हैं मैं नहीं रहना पाकिस्तान, मैं तो हूं ही नहीं पाकिस्तान का। तो अभी आप देखना ट्विस्ट, वो लोग जो इस एरिया में ही रह गए, जो कभी इधर गए नहीं, इधर से इधर नहीं आए, हम उन्हें भारत में क्या बोलते हैं? डोमिसाइल। कोई दिक्कत? पाकिस्तान बनने के बाद कभी दिमाग में कृष्णपाल के विचार ही नहीं आया कि मैं यहाँ जाऊं, कभी शिवानी के मन में, सलोनी के मन में विचार आया ही नहीं कि मैं पाकिस्तान जाऊं, बस जाऊं। इसे कहते हैं डोमिसाइल। इसके लिए आर्टिकल 5 में 3 नियम है, किसे नागरिकता मिलेगी डोमिसाइल से। पहला, अगर आपका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में, आपके मम्मी या पापा में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारतीय सिटीजन या यहाँ जन्मा, और संविधान बनने के 5 वर्ष पूर्व आप भारत में रह रहे हो, बनने के नहीं लागू होने के।
26 जनवरी 1950 से अगर आप 5 साल पहले इंडिया में रह रहे थे तो मुबारक हो, ऑटोमेटिकली आप आर्टिकल 5 से नागरिक कहलाए जाएंगे। ये चीज आई समझ में? ये चीज आई? वंस मोर कर लेते हैं इसका, है ना? चलो तो इसका वंस मोर कर लेते हैं, देखना समझना, सोना नहीं। आर्टिकल 5 किसके लिए लागू होता है? सर मेरे दादाजी के लिए। क्यों? जो लोग कब पैदा हुए हैं? 26 जनवरी 1950 तक। इसके बाद में ये लागू नहीं होगा। सर पहला ये है कि आप कहां जन्मे हो? इंडिया में। दूसरा, मम्मी या पापा में से कोई एक। और तीसरा, वेरी गुड, तीसरा, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व। ये तीनों कंडीशन कहलाती है आर्टिकल 5 में नागरिकता प्रदान करना। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये किनके लिए काम करेंगे? जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ हो, उसके लिए। तुम्हारे लिए ये तीनों कंडीशन काम नहीं करेंगी। अब समझना, अब एंटरटेनिंग हिस्सा आएगा। ये हो गया, फिर भैया ये बन गया पाकिस्तान, ठीक, ये पाक, ये इंडिया। अब ध्यान से सुनना, आर्टिकल 6 में चॉइस दे दी गई, तो कुछ लोग पाकिस्तान बनने के बाद इधर चले गए, इधर बोले हम तो यहीं जाएंगे जी, हम तो। और कुछ लोग इस वाले पाकिस्तान से चरण जैसे वापस इंडिया में आ गए, तो इसे प्रवास कहते हैं, इसे कहते हैं माइग्रेशन। क्या कहते हैं? माइग्रेशन। बेटा आर्टिकल 6 में यही परिस्थिति बताई गई है कि जो इधर से इधर गया वो कहाँ का नागरिक, जो इधर से इधर आया वो कहाँ का नागरिक। तो आर्टिकल 6 में 4 बातें लिख लीजिए, 1 2 3 4। पहला, व्यक्ति का जन्म हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड भारत में। कौन से भारत में? अनडिवाइडेड। मम्मी या पापा का जन्म हुआ हो किसी एक का अविभाज्य भारत में। अब इसमें एक चीज और आ जाएगी, दादा या दादी में से कोई एक जन्मा हो अविभाज्य भारत में। और यहाँ पर एक डेट भी आ जाएगी, 19 जुलाई 1948 तक वापस आ जाओ पाकिस्तान से इंडिया। और अगर नहीं आ पाए, इसके बाद आए, तो 6 महीने रहना पड़ेगा कैंप में। ठीक है, कहाँ रहना पड़ेगा? 6 महीने कैंप में। फिर से मैं इस स्टोरी को समझाता हूँ, तो मैं समझाए क्या दिखाएं। जो लोग नोट नहीं कर पाए, टेंशन नॉट, इसे याद करने की ट्रिक बहुत बढ़िया दिखाता हूँ, मजा आ जाएगा। तब तक आर्टिकल 5 की कंडीशन बताओ, कौन सी टीम थी? भारत में पैदा हाँ, भारत में पैदा हुआ हो और भारत में ही मर गया हो। हाँ, ठीक, जस्ट अ सेकंड, सिटीजनशिप। चलो ऐसी ओपन कर, ठीक। अब इसकी ट्रिक देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलो सिटीजनशिप देख लिया तुमने, नागरिक क्या होता है अंतर देख लिया, संविधान हाँ हाँ है, अभी दिखा रहा हूँ नोट्स, ठीक है। आजाद कब हुए, सब कुछ हो गया, डायग्राम का मजा ही है। हाँ ये लगा देंगे, ठीक है। कितना छोड़ देखो कौन कह रहा, नाम मत लो, ठीक। चलो अब आ जाओ इस पे, ये भी छोड़ो, आर्टिकल 5 की कंडीशन मुझे तुम्हें दिखाने दो, ठीक है। ये देखना, इन कंडीशन में कोई डाउट एक बार पढ़ लो। डोमिसाइल आदिवासी, भारत का अधिवासी उसी को माना जाएगा जो खुद भारत में पैदा हुआ, मम्मी या पापा में से, या संविधान बनने से पूर्व कितने साल रहा हो, 5 साल। ये कौन कहता है? आर्टिकल 5। ट्रिक है 5-5, भूलोगे नहीं, ठीक। उसके बाद आ जाओ, ये इस तरीके से देख लो, आपका जन्म मम्मी या पापा में से या 5 साल, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे, बताओ कौन सा आर्टिकल लिखा जाएगा। फिर से फिलिंदा ब्लैंक, आर्टिकल 5 की 3 माने बताओ, ऐसे ही याद कराया जाता है। सर जन्म मम्मी या पापा 5 साल, चलो। अब बेटा इन लोगों ने इंडिया पाकिस्तान डिवाइड कर लिया, आर्टिकल हम लोगों ने 6 देख लिया अच्छे से, हाँ ये देख लिया ना, इसमें कट ऑफ डेट भी देख ली 19 जुलाई 1948। इसको याद करने की ट्रिक देखो कितना बढ़िया, करो याद, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है बेटा। एपिक डायलॉग था ना नवाजुद्दीन का, तो ये आर्टिकल 6 से जोड़ो, उसमें दादा भी जुड़ गए, आर्टिकल 5 में तो थे नहीं, तो मैंने लिख दिया बाप का, दादा का, खुद का, तो भाई सबका बदला लेगा फैजल। और फैजल में कितने अक्षर है? FAIZAL, 6 है ना, तो याद रखना फैजल सबका बदला लेगा। आर्टिकल 6 में कौन है? या तो आप पैदा हुए हो अविभाज्य भारत में, या फिर दूसरा कौन है? आपके मम्मी या पापा, तीसरे पे दादा या दादी, तो सबका बदला फैजल।
समझ गए, ये याद रखना। चलो अब सर ये वाली डेट है, अगर आप इस डेट के बाद पाकिस्तान से इंडिया आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब कितने महीने रहना पड़ेगा, 6 महीने, तब आप बनोगे नागरिक। आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 कवर हुआ है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया मैंने इसीलिए ताकि है भी ना जाए दिमाग से। आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि आप इसके नोट्स बनाएंगे कैसे, वो छोड़ो, वो सब बाद में दिखाया जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ है, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो ये चीजें भी आप 2 देख लीजिए, ऐसा आपकी कॉपी में होना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बता। ये बना लिया बेटा, नागरिकता पूरा एक लेक्चर तो ले ही जाएगा। आर्टिकल 5 में कौन कौन सी 3 चीजें, जन्म, मम्मी या पापा, 5 वर्ष संविधान लागू होने से पहले, ठीक है। आर्टिकल 6 जन्म, आपका, आपके पेरेंट्स मम्मी या पापा, इधर मतलब दोनों में से कोई एक और तीसरा ग्राउंड दादा या दादी। चौथी परिस्थिति, ये डेट याद रखना सर, ये डेट सरकार ने 19 जुलाई को रखी, इसका कोई जवाब कहीं उपलब्ध नहीं है, वो तो ले आइए। 19 जुलाई 1948 की डेट क्यों रखी, और याद रखिएगा अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आते हैं तो फिर आपको कितने महीने कैंप में रहना पड़ेगा, 6 महीने। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो भैया एक बार लास्ट चीज और बता दो, आर्टिकल 5 नागरिकता किसे किसे देता है, रुक जाओ बताओ, इसे संविधान से नागरिकता मिलेगी या नागरिकता अधिनियम से? क्यों नागरिकता एक्ट से क्यों मिलेगी, 26 जनवरी लिखा तो है। अच्छा ओ ये गलती है, चलो अगला बताओ। 2 जनवरी 1935 किससे मिलेगी, इससे अधिनियम से? हाँ किससे, क्यों इससे क्यों मिलेगी? अच्छा 1935 सर आपको नहीं पता, 1950 से पहले आता है, इसलिए आप तो नहीं फंसोगे ट्रिक में। आप तो ये चीज समझ गए, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ है तो फिर आपको संविधान नागरिकता देगा, लेकिन 1950 के बाद हुआ है तो कौन नागरिकता देगा बच्चों?